गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। बताइए क्या लिखी थी आखिरी बात हमने रीजनिंग में? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, सिलोजिज्म में आ गए थे हम लोग। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर लिख लिया था। ऐसे दो कथन जो एक साथ सही नहीं हो सकते क्योंकि उनमें विरोधाभास होता है, उनमें एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक होता है। यही हुआ था ना? पूरी थ्योरी क्लियर कर ली थी, मैं एक बार पुनः दोहरा दे रहा हूं। हमने जाना कि कितने टाइप के स्टेटमेंट यूज होते हैं यहाँ पर? 4। उनके नाम है ए, ई, आई, ओ। फिर हमने जाना कि हम लॉजिकल वेन डायग्राम किसी स्टेटमेंट का कैसे बनाएंगे, फिर उससे कैसे कंक्लूजन निकालेंगे। फिर हमने कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के बारे में जाना था कि ऐसे कोई दो स्टेटमेंट जो एक साथ सही नहीं हो सकते। इतनी बातें हमने थ्योरी के रूप में की थी। अभी हमने कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए, हमने अभी अपना एक बेस बनाया है। यहां तक क्लियर है ना बातें? अब टाइटल डालिए फिर यहां से। इस चैप्टर को हम दो पार्ट में कवर कर रहे हैं, एक बेसिक और दूसरा एडवांस टाइप। बेसिक टाइप और दूसरा एडवांस टाइप। जो बेसिक टाइप है उसमें हम 7 टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे और जो एडवांस टाइप है उसमें हम 6 टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये सभी एग्जामों में आता है, इट्स जनरली आस्क्ड इन ऑल एग्जामिनेशन, बट दिस एडवांस टाइप ओनली आस्क्ड इन द 2 एग्जाम। फर्स्ट इज यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम एंड सेकंड वन इज नेट जेआरएफ। बाकी शायद ही किसी एग्जाम में आपको इसके क्वेश्चन कभी मिलेंगे। यूपीएससी बेसिक कम पूछती है, एडवांस ज्यादा पूछती है, लेकिन एडवांस तभी समझ में आएगा जब बेसिक क्लियर हो। लेकिन आप भारत में कोई भी एग्जाम दे दीजिए जहां रीजनिंग वर्ड आता है, वहां पर इसके सवाल आपको मिलेंगे ही। तो हर सवाल में या हर टाइप को हम तब तक चलने देंगे जब तक आप खुद नहीं कह देते कि अब क्लैरिटी आ चुकी है, मतलब आपको पूरी तरह से बात समझ में आ गई है। तो टाइटल डालिए बेसिक में टाइप 1। कोई नया विद्यार्थी तो नहीं आज? हाँ खड़ा करें, बहुत अद्भुत। ठीक है, आज बस फिर आप सुनेंगे ज्यादा, लिखेंगे भी, पर टेंशन ही नहीं लेंगे कि समझ में कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि सारी बातें जो थ्योरी की थी वो कल हो गई है। टाइप 1, ये जो 7 टाइप का क्लासिफिकेशन है ये मेरा है। एग्जाम हॉल में जब प्रश्न आएगा तो ब्रैकेट में नहीं लिखा रहेगा मधुकर सर टाइप 3, वहां तुम्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये मेरा टाइप 3 है या टाइप 4 है। मैं बताऊंगा कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो लिखिएगा टाइप 1 में प्रश्न में 2 स्टेटमेंट और 2 कंक्लूजन है बेसिक में। तो मैं 2 स्टेटमेंट दूंगा और उस पर आपको क्या चेक करने हैं? 2 कंक्लूजन। स्टेटमेंट का डायग्राम बनाएंगे और कंक्लूजन को उसमें चेक करेंगे। ये बात समझ में आ रही है? बेसिक के टाइप के सवालों में 2 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन आएंगे, एडवांस में 4 स्टेटमेंट 4 कंक्लूजन और भी कई सारे टाइप हो सकते हैं। तो ये जो 2 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन की हम बात करेंगे, स्टेटमेंट को S1 S2 लिखना और कंक्लूजन को C1 C2 लिख देना। क्लियर है? एक इंपॉर्टेंट नोट लिख दीजिए कहीं पर भी जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये नोट याद नहीं आया तो पूरी थ्योरी बकवास है, हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, ऐसा मान लेना। फिर लिखना महत्वपूर्ण सूचना, ओनली दोज कंक्लूजन वी एक्सेप्ट एज ए ट्रू कंक्लूजन, केवल उन्हीं निष्कर्षों को सत्य निष्कर्ष माना जाता है। ओनली दोज कंक्लूजन वी एक्सेप्ट एज ए ट्रू कंक्लूजन विच आर करेक्ट इन द बोथ वेन डायग्राम, केवल उन्हीं निष्कर्षों को सही निष्कर्ष माना जाता है जो बनाए गए दोनों वेन चित्रों में सही पाया जाता है। ओनली दोज कंक्लूजन वी एक्सेप्ट एज ए ट्रू कंक्लूजन विच आर एक्सेप्ट इन द बोथ डायग्राम, विच आर ट्रू इन द बोथ डायग्राम। आइए जरा इसको समझिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। ये मेरी मेथड है और ये यूनिक मेथड इसलिए क्योंकि शायद ही दुनिया में कोई किताब में आपको मिलेगी, क्योंकि मैंने खुद बनाई है। हम इस मेथड में 2 वेन डायग्राम बनाएंगे और उन दोनों वेन डायग्राम के आधार पर प्रश्न को सॉल्व करेंगे, निष्कर्षों को जांचेंगे। तो मान लीजिए कि पहला कंक्लूजन यहां सही आया लेकिन यहां गलत हुआ, दूसरा कंक्लूजन यहां गलत हुआ लेकिन यहां सही आ गया, तीसरा कंक्लूजन यहां भी सही मिला यहां भी सही मिला, और चौथा कंक्लूजन दोनों में गलत मिल गया। और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कौन सा निष्कर्ष सही होगा? तो केवल और केवल तीसरा, क्योंकि मैंने आपको एक सूचना लिख दी कि वही निष्कर्ष हम सही मानेंगे जो दोनों में सही पाया जाएगा। इसका मतलब हुआ कि केवल तीसरा निष्कर्ष ही सही निष्कर्ष होगा यदि कोई प्रश्न आप इस पैटर्न में सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर है बातें? लिखेंगे आप टाइप 1 स्टेटमेंट फर्स्ट, ऑल पेन्स आर पेंसिल, सभी पेन पेंसिल हैं। ऑल पेन्स आर पेंसिल, सभी पेन पेंसिल हैं। ऑल पेंसिल्स आर रबर, सभी पेंसिल रबर हैं। ऑल पेंसिल्स आर रबर, सभी पेंसिल रबर हैं। कंक्लूजन फर्स्ट, ऑल पेन्स आर रबर, सभी पेन रबर हैं। ऑल पेन्स आर रबर, सभी पेन रबर हैं। सम पेंसिल्स आर रबर, सम पेंसिल्स आर रबर, कुछ पेंसिल रबर हैं। अब इधर ध्यान देंगे सभी लोग। पहला सवाल टाइप 1 में, हर टाइप में पहला सवाल मैं हल करूंगा, आप सीखेंगे और फिर दूसरे सवाल से आप सॉल्व करेंगे, तब तक जब तक कि आपको ये कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि टाइप क्लियर है। बताइए पहला स्टेटमेंट क्या था? इसका मतलब सभी पेन, तो पेंसिल का चित्र बड़ा होगा, ये तो पढ़ा था हम लोगों ने। फिर दूसरा इसी में जोड़ना है, दूसरा क्या था? सभी पेंसिल रबर है, मतलब पेंसिल से भी बड़ा डायग्राम किसका होगा? रबर का। पर मैंने आपको बताया है कि हम जब कंक्लूजन निकालेंगे तो अजम्पशन नहीं, सारी पॉसिबिलिटीज के आधार पर। तो यहां एक और पॉसिबिलिटीज थी सभी वाले में कि जितना पेन है उतना ही पेंसिल हो, और जितना पेंसिल है, क्या ये बात आपकी समझ में आ रही है? बताइए पहला कंक्लूजन। क्या इस डायग्राम में आपको पूरे पेन रबर दिख रहे हैं? पूरे पेन किसके अंदर हैं? इस डायग्राम में तो पेन हमेशा किसके बराबर है? दूसरा कंक्लूजन, पेंसिल पूरी रबर है तो कुछ तो, पूरी पेंसिल रबर है तो कुछ तो वही सही होता है जो दोनों में सही होगा। ऑप्शन आपको इसमें 5 मिलेंगे, यूपीएससी कोई भी 4 देगी उसमें से। फर्स्ट होगा ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, बोथ, नन, ईदर फर्स्ट और सेकंड, या तो पहला या दूसरा। क्या आंसर चुनेंगे आप लोग? दोनों ही निष्कर्ष सही है। तेजी से बनाइए, ये पहला सवाल है टाइप 1 में। बिल्कुल डाउट पूछ लेंगे आज लास्ट में, लेकिन अभी आप इसको सीखिए जो लिखवा रहे हैं बोर्ड पर।
क्लियर हो चुका है? दो चित्र भी समझ में आ रहा है क्यों बना रहा हूं मैं तो? क्योंकि हमें कोई अजम्पशन नहीं निकालना है, हमें कंक्लूजन निकालना है। वो तभी संभव होगा जब हम सारी बातों को ध्यान में रखकर कंक्लूजन तक पहुंचे। ट्राई करिए। दूसरा प्रश्न टाइप 1 में, ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं। ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं। ऑल बी आर सी, सभी बी सी हैं। ऑल बी आर सी, सभी बी सी हैं। फर्स्ट कंक्लूजन, सम सी आर नॉट ए, कुछ सी ए नहीं है। सम सी आर नॉट ए, कुछ सी ए नहीं है। ऑल सी आर बी, सभी सी बी है। ऑल सी आर बी, सभी सी बी है। चित्र बनाइए, कंक्लूजन निकालिए। कितने चित्र बनाएंगे? 2 जांचने हैं और बताने हैं कि आंसर क्या होगा। दोनों गलत है। बताएं। पहला डायग्राम, सभी ए, तो क्या आपने ऐसा ही चित्र बनाया था? और सभी बी, अब तो आइडिया लगने शुरू हो जानी चाहिए यहां से अब। और दूसरे डायग्राम में अगर आप ओवरलैप ना भी करो, ये ऐसा गंदा करने की जरूरत थोड़ी है, तो पहली बार मैंने समझाना था, अंडरस्टूड है, ए भी वही बी भी वही और ओवरलैप रहेगा। पहला कंक्लूजन, कुछ सी ए नहीं है। बिल्कुल, इस चित्र में कुछ ऐसे सी भी हैं जो ए नहीं है, यहां पर ये बात। लेकिन यहां तो पूरे सी, आप किसी को मना नहीं कर सकते। इस चित्र में आपका ये निष्कर्ष गलत है। दूसरा कंक्लूजन, क्या सभी सी बी है यहां पर? लेकिन यहां तो पूरे के पूरे सी पर वही सही होता है जो दोनों में सही होगा। आंसर आएगा दोनों ही कंक्लूजन गलत है। अब मैं आपको याद दिलाऊं, अगर आज आपने हमारी थ्योरी के पहले ही सवाल को हल किया होता तो आप इसी डायग्राम को बनाते और फिर आपका उत्तर आ जाता केवल पहला। जबकि रियल आंसर क्या है? दोनों ही कंक्लूजन गलत है, क्योंकि वही कंक्लूजन सही होता है जो दोनों में सही होगा। और वैसे अब एक छोटी सी ट्रिक्स, अगर सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता। इसलिए मान लीजिए कि कभी कोई प्रश्न ऐसा आ जाए और सारे स्टेटमेंट यदि पॉजिटिव है तो निष्कर्ष कभी निगेटिव होगा ही नहीं, होता ही नहीं। अगर सारे तक स्टेटमेंट निगेटिव हैं तो कंक्लूजन कभी पॉजिटिव नहीं हो सकते। क्लियर है ये बात? एक और ट्राई करिए। ऑल ग्रेजुएट्स आर टीचर, ऑल ग्रेजुएट्स आर टीचर, सभी स्नातक शिक्षक हैं। ऑल ग्रेजुएट्स आर टीचर, ऑल टीचर्स आर स्टूडेंट, सभी शिक्षक विद्यार्थी हैं। ऑल स्टूडेंट्स, ऑल टीचर्स आर स्टूडेंट। कंक्लूजन, सम ग्रेजुएट्स आर स्टूडेंट, कुछ स्नातक विद्यार्थी हैं। सम ग्रेजुएट्स आर स्टूडेंट, कुछ स्नातक विद्यार्थी हैं। ऑल स्टूडेंट्स आर ग्रेजुएट, सभी विद्यार्थी स्नातक हैं। ऑल स्टूडेंट्स आर ग्रेजुएट, सभी विद्यार्थी स्नातक हैं। बनाइए चित्र और चेक करते चलिए। कल की थ्योरी को इसीलिए पढ़ाने में टाइम लगा क्योंकि मैं यही चाहता था कि आप अब सीधे चित्र बनाए और आंसर निकालना शुरू कर सकते हैं। ओनली फर्स्ट। दूसरा वाला किसमें गलत आ रहा है? पहले वाले डायग्राम। बताएं। सभी के सभी ग्रेजुएट टीचर है और सभी टीचर स्टूडेंट है। क्या ऐसा ही चित्र बनाया था? सेकंड डायग्राम में ग्रेजुएट भी वही, स्टूडेंट भी वही और टीचर भी वही। पहला कंक्लूजन, कुछ स्नातक कुछ ग्रेजुएट स्टूडेंट है। पूरा ग्रेजुएट तो कुछ तो, पूरा ग्रेजुएट तो कुछ तो हो। क्या सभी विद्यार्थी ग्रेजुएट हैं? विद्यार्थियों का ये हिस्सा ग्रेजुएट नहीं है, लेकिन यहां तो पूरे स्टूडेंट, और वही सही होता है जो दोनों में सही होगा। आंसर आएगा ओनली फर्स्ट। इसमें और प्रैक्टिस या टाइप 2 पर आए? टाइप 2 कर लेते हैं, अरे इजी है ये। अब यहां से मैं टाइप 2 में आपको बताते चलूंगा कि पहचानोगे कैसे। तो टाइटल डालिए टाइप 2। ऑल पेन्स आर पेंसिल, सभी पेन पेंसिल हैं। ऑल पेन्स आर पेंसिल, सभी पेन पेंसिल हैं। ऑल रबर्स आर पेंसिल, सभी रबर पेंसिल है। दूसरा स्टेटमेंट। ऑनलाइन के विद्यार्थी चंचल, कल की थ्योरी अगर क्लियर हो बेटा तो ही हम आज सॉल्व कर पाएंगे। दोनों स्टेटमेंट पुनः रिपीट कर रहा हूं। पहला था ऑल पेन्स आर पेंसिल, दूसरा था ऑल रबर्स आर पेंसिल। यही लिखा है। कंक्लूजन, सम पेन्स आर रबर, कुछ पेन रबर हैं। सम पेन्स आर रबर, कुछ पेन रबर हैं। ऑल रबर्स आर पेन, सभी रबर पेन हैं। सभी रबर पेन हैं। इधर ध्यान दीजिएगा प्लीज, पहले पहचान पर आते हैं। टाइप 1 हम उसे कहते हैं जहां दोनों स्टेटमेंट ऑल के होंगे और दोनों का आखिरी वर्ड, पहला वर्ड जहां पहले का आखिरी वर्ड खत्म होगा, दूसरा वही से शुरू होगा, इसे कहेंगे टाइप 1। लेकिन टाइप 2 जो अभी मैंने लिखवाया उसमें दोनों स्टेटमेंट ऑल के जरूर होंगे, लेकिन दोनों का आखिरी वर्ड सेम होगा। टाइप 1 को देखिए, ऑल पेन्स आर पेंसिल, जहां पेंसिल खत्म हुआ वही से स्टेटमेंट दूसरा के ऑल पेंसिल्स आर रबर। लेकिन टाइप 2 में ऑल पेन्स आर पेंसिल और रबर्स आर पेंसिल, दोनों का आखिरी वर्ड क्या है? सेम है। आइए देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे इसे। मुझे बताइए पहला स्टेटमेंट क्या था? सभी पेन पेंसिल है, तो ये पेंसिल और ये पेन। सभी रबर पेंसिल के अंदर आ गए, या जो बाद में आएगा उसका डायग्राम बड़ा और शुरुआत वाले के छोटे डायग्राम, ऐसे याद रखें। बाकी दूसरे चित्र में तो कोई बदलाव ही नहीं, क्योंकि सभी पेन
और सभी रबर भी। पढ़िए पहला कंक्लूजन, क्या कुछ पेन रबर है? अरे नहीं है ना। यहां पर क्या सभी रबर पेन है? यहां पर वही सही होता है जो दोनों में सही होगा, आंसर आएगा दोनों ही कंक्लूजन गलत है। टाइप 1 और टाइप 2 में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि टाइप 1 जहां पर एक स्टेटमेंट खत्म होता है दूसरा वहीं से शुरू होता है, इंटरलिंक वाला है। और टाइप 2 इंटरलिंक वाला नहीं है, बल्कि दूसरी वाली जो चीज है पेंसिल, उसके अंतर्गत सारी चीजों को समाहित करता है। पेंसिल ही रबर था, पेंसिल ही पेन था। पिछले वाले में ऐसा नहीं था, वहां इंटरलिंक था, पहला दूसरा था, दूसरा तीसरा था। यहां पर तीसरे के अंतर्गत दोनों आ जाएंगे। ट्राई करिए। ऑल बॉयज आर इंटेलिजेंट, सभी लड़के होशियार हैं। ऑल बॉयज आर इंटेलिजेंट, ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, सभी लड़के होशियार हैं, सभी लड़कियां होशियार हैं। ऑनलाइन में जिन विद्यार्थियों को दिक्कत आ रही है, प्लीज कल की थ्योरी अगर नहीं पढ़ी है तो मैं आज सच में कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि आज जो पढ़ रहे हैं हम लोग वो सब कुछ कल की थ्योरी पर ही बेस्ड था। इसलिए आप पहले कल की थ्योरी पढ़िएगा, क्योंकि आज तो सारी बातें केवल एप्लीकेशंस है। ऑल बॉयज आर इंटेलिजेंट, ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट लिखा। कंक्लूजन, सम बॉयज आर गर्ल्स, कुछ लड़के लड़कियां हैं। सम बॉयज आर गर्ल्स, कुछ लड़के लड़कियां हैं। नो बॉय इज गर्ल, कोई लड़का लड़की नहीं है। नो बॉय इज गर्ल, कोई लड़का लड़की नहीं है। बताए कैसे चित्र बनाया आप लोगों ने? बॉय, सभी बॉय इंटेलिजेंट, सभी गर्ल इंटेलिजेंट। दूसरे में बॉय गर्ल इंटेलिजेंट, क्योंकि ऑल की बातचीत है। क्लियर है ना? ये पुनः बनाओ चित्र, ये ऑल बॉयज ओवरलैप इंटेलिजेंट, ऑल गर्ल्स ओवरलैप इंटेलिजेंट। पहला कंक्लूजन, कुछ बॉय गर्ल्स है, हम कहेंगे इस चित्र में तो ऐसा, और यहां तो पूरे बॉय सही है। फिर कोई लड़का लड़की नहीं है, बिल्कुल, लेकिन यहां तो पूरा बॉय गर्ल्स या पूरी गर्ल्स बॉय है, इसमें तो सही नहीं होगा। वही सही होता है जो दोनों में, लेकिन इसका आंसर नन नहीं है। आइए समझते हैं। ये है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। मेरी दो डायग्राम वाली मेथड दुनिया की इकलौती मेथड है जो ये गारंटी देगी कि वो कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं। कोई भी कंक्लूजन कॉम्प्लीमेंट्री माना जाएगा यदि वो दो कंडीशन पूरी करे। फर्स्ट, इन दिस कंक्लूजन चेकिंग दे मेक द डायगोनल रिलेशन इन राइट एंड क्रॉस साइन। राइट और क्रॉस में डायगोनल संबंध बन रहे हो, क्या यहां बन रहा है क्या? अगर ऐसा बनने लग जाए तो थोड़ा वेट करके आंसर दीजिए, पहले तो डायगोनल बनना चाहिए। अगर नहीं बना तो कभी कॉम्प्लीमेंट्री हो ही नहीं सकता। मैं भी आपको ऐसे सवाल दूंगा जहां लगेगा ये तो कॉम्प्लीमेंट्री, लेकिन वो आंसर कॉम्प्लीमेंट्री वाला नहीं देंगे। और दूसरा, उन दोनों कंक्लूजन को पढ़ो, क्या वो एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं? एक दूसरे का विरोध मतलब उसी बात को हां कहा है, उसी बात को, मतलब सम ए आर बी या ऑल ए आर बी ऐसी कोई बात कह रहा है और अगले में कह रहा है नो ए आर बी। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि वो दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन है। तो क्या यहां कॉन्ट्राडिक्शन भी है? तो पहला डायगोनल, दूसरा कॉन्ट्राडिक्शन, जो दोनों कंडीशन फुलफिल कर दे मतलब इसका आंसर आएगा इट इज ए कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। और फाइनली इसका आंसर लिया जाएगा ईदर फर्स्ट और सेकंड, या तो पहला या दूसरा। कॉम्प्लीमेंट्री तभी बनेगा जब दो शर्तें पूरी करेगा। अगर दोनों शर्तें पूरी नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं माना जा सकता। और अभी मैं आपको उदाहरण दूंगा, आपको फील कराऊंगा कि आपको लगेगा कि सर पहले तो हम डायरेक्ट बोले थे देखिए कॉम्प्लीमेंट्री, लेकिन पता चला कि वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। आइए तीसरा सवाल लिखना इसी टाइप में, इसको लिख दिया, डब्बा में ब्रैकेट में रूल लिख लिया करो अपनी मर्जी से। फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री, संपूरक होने के लिए निम्न दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। फॉलोइंग टू कंडीशंस आर नेसेसरी। फर्स्ट, डायगोनल रिलेशन इन बिटवीन क्रॉस एंड राइट साइन, सही और गलत के चिन्ह में विकर्णतः संबंध, सही और गलत के चिन्ह में विकर्णतः संबंध। एंड सेकंड, कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास, अर्थात दोनों निष्कर्ष एक दूसरे के विरोधी होने चाहिए। एक कहेगा कि भगवान है और दूसरा कहेगा कि भगवान नहीं है, ऐसा होना चाहिए। पहला कह रहा है कंक्लूजन कुछ लड़के लड़कियां हैं और अगला कह रहा है कोई लड़का लड़की नहीं है, इसी को क्या कहेंगे हम? विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्शन, एक दूसरे बातों के खिलाफ। बात मतलब पहले में कुछ और दूसरे में बिल्कुल जस्ट उसका अपोजिट, उससे कोई इशू नहीं होता है। बट शब्द सेम, जैसे सम ए आर बी, ऑल ए आर बी, ये दोनों पॉजिटिव हैं, लेकिन उसका कॉन्ट्राडिक्शन में नो ए आर बी या सम ए आर नॉट बी जैसी बात आनी चाहिए। मतलब उसी ए को बी कहा और अगली बार में उसी ए को बी नहीं कहा। अभी आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो ऐसे आपने कहा कि हाँ बताओ मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, होगा कि नहीं होगा, तो आपके मुंह पे कहा तुम्हारा होगा। घर पे पहुंचते ही पता चला वो लोगों से कह रहा है, कौन कहता है इसका होने वाला है, गधा है वो। इसका मतलब क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन। आप उससे पूछिए या तो आप पहले सच बोल रहे थे या आप खुलकर बताओ क्या है मन में। तो कॉन्ट्राडिक्शन मतलब उसी बात को हाँ और उसी बात को ना कहें। क्लियर है? टाइप 2 में अभी एक और सवाल, ऑल एडवोकेट्स आर ग्रेजुएट, सभी वकील स्नातक हैं। ऑल एडवोकेट्स आर ग्रेजुएट, ऑल एडवोकेट्स आर ग्रेजुएट, ऑल टीचर्स आर ग्रेजुएट, सभी वकील स्नातक है, सभी शिक्षक स्नातक है। कंक्लूजन, सम एडवोकेट्स आर ग्रेजुएट, कुछ वकील स्नातक है। सम एडवोकेट्स आर ग्रेजुएट। सेकंड, नो एडवोकेट इज ग्रेजुएट, कोई वकील स्नातक नहीं है। कोई वकील स्नातक नहीं है। पढ़ने में कैसा लग रहा है? कॉम्प्लीमेंट्री होगा, लेकिन वो तभी माना जाएगा जब क्या बनेगा? डायगोनल। और फिर कॉन्ट्राडिक्शन उनके अंदर चेक कर लेंगे। तो जरूरी नहीं कि कॉन्ट्राडिक्शन हो तो डायगोनल बने ही, और डायगोनल हो तो कॉन्ट्राडिक्शन ही मिले। क्या आंसर आएगा इसका? केवल पहला।
बताएं, सभी वकील स्नातक है, ये एडवोकेट है जो ग्रेजुएट है, और सभी टीचर भी ग्रेजुएट है। दूसरे में ग्रेजुएट, एडवोकेट, टीचर। पहला कंक्लूजन, क्या कुछ वकील स्नातक है? पूरा वकील स्नातक है। पूरा एडवोकेट ग्रेजुएट है तो कोई वकील स्नातक नहीं। यहां ये बात गलत है, कोई वकील स्नातक नहीं। वही सही होता है जो दोनों में सही होगा। आंसर आएगा ओनली फर्स्ट। हो जाएगा टाइप 2 या और प्रैक्टिस। टाइप 3, ऑल पेन्स आर पेंसिल, सभी पेन पेंसिल हैं। ऑल पेन्स आर पेंसिल, सभी पेन पेंसिल हैं। ऑल पेन्स आर पेंसिल, सम पेंसिल्स आर रबर, कुछ पेंसिल रबर हैं। कंक्लूजन, सम पेन्स आर रबर, कुछ पेन रबर हैं। सम पेन्स आर रबर, सम रबर्स आर पेन, कुछ रबर पेन है। कुछ पेन रबर हैं, कुछ रबर पेन है। पहला सवाल है, ध्यान देना सीखने पर। पहचानोगे कैसे? टाइप 1, दोनों स्टेटमेंट ऑल के पहला जा खत्म होता है, दूसरा वही से शुरू होता है। टाइप 2, दोनों स्टेटमेंट ऑल के दोनों का आखिरी वर्ड। टाइप 3, एक स्टेटमेंट ऑल का और एक स्टेटमेंट सम का। अगर एग्जामिनर पहले सम का स्टेटमेंट दे तो भी वो टाइप 3 ही माना जाएगा। बस मेन है एक ऑल और एक सम का स्टेटमेंट। बताइए पहला स्टेटमेंट क्या था? ये सभी के सभी पेन पेंसिल है और कुछ पेंसिल रबर है। दूसरे में अभी भी सभी पेन पेंसिल है, सभी पेन पेंसिल है। और कल की थ्योरी याद करिए, रबर का बचा हुआ हिस्सा इसने मना कर दिया जबकि मैंने बोला नहीं था, तो हो सकता है कि बचा हुआ रबर भी पेंसिल हो। इसलिए अभी भी दूसरा चित्र नहीं बदलेगा, बल्कि मैं आपसे यह कहूंगा कि जब भी सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव होंगे, फिर वो ऑल वाले हो या सम वाले हो, दूसरा चित्र तो ओवरलैपिंग वाला बनेगा। बताइए पहला कंक्लूजन, क्या कुछ पेन रबर है? क्या कुछ पेन रबर है? क्या कुछ रबर पेन है? क्या कुछ रबर पेन है? वही सही होता है जो दोनों में सही होगा। आंसर आएगा दोनों ही कंक्लूजन गलत है। मतलब बस अब आपको चित्र बनाना और चेक करना, इसके अलावा कोई स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि अब आपको ये बात पूरी तरह से क्लियर है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, डायग्राम ऐसे क्यों बना रहे हैं और किस तरीके से इसमें हम निष्कर्ष तक पहुंचाए। आप ट्राई करिए। ऑल मोबाइल्स आर लैपटॉप, ऑल मोबाइल्स आर लैपटॉप, सम लैपटॉप आर कंप्यूटर, कुछ लैपटॉप कंप्यूटर हैं। सभी मोबाइल लैपटॉप हैं, कुछ लैपटॉप कंप्यूटर हैं। कंक्लूजन, सम मोबाइल्स आर कंप्यूटर, सम मोबाइल्स आर कंप्यूटर, कुछ मोबाइल कंप्यूटर हैं। सेकंड, नो मोबाइल इज कंप्यूटर, कोई मोबाइल कंप्यूटर नहीं है, कोई मोबाइल कंप्यूटर नहीं है। तो आंसर कॉम्प्लीमेंट्री बताइए। चेक करिए डायगोनल भी बन रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन भी है, क्या दोनों शर्तें पूरी कर रहा है या नहीं। बताएं पहला स्टेटमेंट क्या था? सारे मोबाइल लैपटॉप के अंदर है, कुछ लैपटॉप कंप्यूटर है। दूसरे में मोबाइल भी वही, लैपटॉप भी वही और कंप्यूटर भी। पहला कंक्लूजन, कुछ मोबाइल कंप्यूटर है, क्या कहोगे? यहां पर कोई मोबाइल कंप्यूटर नहीं है, और यहां पर क्या डायगोनल बना है? क्या वे दोनों एक ही बात को हां और नहीं कह रहे हैं? अगर ऐसा है तो आंसर कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। इसका मतलब या तो पहला या दूसरा। आंसर आएगा ईदर फर्स्ट और सेकंड। एक सवाल वो भी देख लेते हैं कि अगर पहले सम वाला आ जाए तो टाइप 3 में ही लिखना। सम टाइप 3 में ही अभी, सम चेयर्स आर टेबल, सम चेयर्स आर टेबल, कुछ कुर्सियां टेबल हैं। ऑल टेबल्स आर फर्नीचर, ऑल टेबल्स आर फर्नीचर, सभी टेबल फर्नीचर हैं। कंक्लूजन, सम चेयर्स आर फर्नीचर, कुछ कुर्सियां फर्नीचर हैं। सम चेयर्स आर फर्नीचर, कुछ कुर्सियां फर्नीचर हैं। नो चेयर्स आर फर्नीचर, कोई कुर्सी फर्नीचर नहीं है। सॉल्व करना है। अब क्या आंसर आ रहा है? अब पड़ोसियों पर डिपेंडेंसी खत्म करनी है, बुढ़ापा नजदीक है, पड़ोसी ठीक नहीं है आज के जमाने के। केवल पहला पढ़ने में लग रहा होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री है, तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर दोनों पॉजिटिव और डायगोनल बन जाए तो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, तो आंसर आइदर वाला नहीं होगा, क्योंकि दो शर्तें लिखवाई मैंने, पहला डायगोनल, दूसरा कॉन्ट्राडिक्शन। आइए इधर ध्यान दीजिएगा प्लीज। बताए पहला स्टेटमेंट कुछ चेयर टेबल है, कोई दिक्कत यहां तक में? फिर तो क्या आपने ऐसा ही चित्र बनाया था कि सभी टेबल फर्नीचर है?
चित्र ऐसा ही था। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं यदि आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो। पहले ऑल वाला चित्र बना लेते हैं। ऑल में क्या था ये? सभी सभी टेबल, सभी टेबल फर्नीचर और कुछ चेयर। तो चेयर को कुछ हिस्सा टेबल के साथ लेकर बाहर निकालना, क्योंकि बाकी चेयर के बारे में कोई आइडिया नहीं है। बाकी दूसरे चित्र में तो कोई परिवर्तन अब भी नहीं आएगा। चेयर, टेबल, फर्नीचर। बताएं, सम चेयर्स आर फर्नीचर। क्या कुछ चेयर फर्नीचर है? कुछ चेयर फर्नीचर है। पूरा चेयर फर्नीचर है तो कुछ तो होगा। कोई चेयर फर्नीचर नहीं, गलत है, गलत है। वही सही होगा जो दोनों में सही होता है। हो जाएगा टाइप 3। अब टाइप 4, सम पेन्स आर पेंसिल। कुछ पेन पेंसिल है। सम पेन्स आर पेंसिल, कुछ पेन पेंसिल है। सम पेंसिल्स आर रबर, कुछ पेंसिल रबर है। क्या पहचान होगी? दोनों ही कथन कुछ या सम के होंगे। अगर दोनों स्टेटमेंट ऑल के हैं, पहला जा खत्म दूसरा वही से शुरू हो तो टाइप 1। दोनों स्टेटमेंट ऑल के हो और दोनों का आखिरी वर्ड सेम हो तो टाइप, अगर एक स्टेटमेंट ऑल का और एक स्टेटमेंट सम का है, टाइप 3। अगर दोनों स्टेटमेंट सम के हैं, कंक्लूजन, सम पेन्स आर रबर, कुछ पेन रबर हैं। सम पेन्स आर रबर, कुछ पेन रबर हैं। सम रबर्स आर पेन, कुछ रबर पेन हैं। पहला सवाल है, सबसे सिंपल टाइप है ये पूरे चैप्टर का। और ये पहला स्टेटमेंट, ये पेन का कुछ हिस्सा पेंसिल हो गया, पेंसिल का कुछ हिस्सा रबर हो गया, जैसे हमने पढ़ा था। लेकिन यहाँ एक गलती ये हुई है कि हमने कुछ पेन के बाद बचे हुए पेन को सीधा नहीं बोल दिया, जबकि हमें पता नहीं है। तो हम उस गलती को सुधारने के लिए एक और पॉसिबिलिटी ले रहे हैं कि हो सकता है बचा हुआ पेन पेंसिल हो, मतलब पेन और पेंसिल ओवरलैप, और बचा हुआ पेंसिल भी रबर हो। तो दूसरा चित्र वैसे ही मैंने बताया, जब सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो दूसरा चित्र आप बना दिया करिए। बस पहले पर ध्यान दीजिए। बताए, दूसरा चित्र हमें बचा लेता है उन जगहों पर जहां पहला हमें गलत आंसर देने की कोशिश करेगा। बताएं, पहला कंक्लूजन, क्या कुछ पेन रबर है? क्या कुछ रबर पेन है? वही सही होता है जो दोनों में सही होगा, आंसर आएगा। दोनों ही कंक्लूजन गलत है। ट्राई करिए आप लोग। सम रेड आर ब्लू, सम रेड आर ब्लू, कुछ लाल नीला है। सम रेड आर ब्लू, कुछ लाल नीला है। सम ब्लू आर येलो, कुछ नीला पीला है। सम ब्लू आर येलो, कुछ नीला पीला है। कंक्लूजन, सम लाल आर येलो, सम रेड आर येलो, कुछ लाल पीला है, कुछ लाल अभी हम कलर की बात कर रहे हैं। सम रेड आर येलो, कुछ लाल पीला है। सभी हरा पीला है, सभी नीला, सभी नीला पीला है। ऑल ब्लू आर येलो, ऑल ब्लू आर येलो। मैं अंग्रेजी में बता देता हूं क्योंकि तो मुझे भी याद नहीं होगा क्या लिखा था। सम रेड आर ब्लू, सम ब्लू आर येलो। कंक्लूजन था सम रेड आर येलो, ऑल ब्लू आर येलो। बहुत सिंपल टाइप है, इसमें गलती नहीं हो सकती कभी भी नहीं, कितना भी आगे पीछे एग्जामिनर कर ले इसमें, ये बहुत ही सिंपल टाइप हम मानते हैं। बताइए पहला स्टेटमेंट क्या था? सम रेड ब्लू, सम ब्लू येलो। इधर रेड भी वही, ब्लू भी वही, येलो भी वही। पहला कंक्लूजन, क्या कुछ रेड येलो है? यहां पर दूसरा, क्या सभी नीला पीला है? यहां पर वही सही होता है जो दोनों में सही होगा, आंसर आएगा। दोनों ही कंक्लूजन गलत है। हो जाएंगे इसमें। अभी तक चारों टाइप हमारे पॉजिटिव वाले थे, अब यहां से नेगेटिव वाले टाइप पर भी आते हैं। टाइप 5, ऑल पेन्स आर पेंसिल, सभी पेन पेंसिल हैं। हाँ टाइप 5, ऑल पेन्स आर पेंसिल, सभी पेन पेंसिल हैं। नो पेंसिल इज रबर। दूसरा स्टेटमेंट, कोई पेंसिल रबर नहीं है। नो पेंसिल इज रबर। आइडेंटिफाई कैसे करोगे? एक स्टेटमेंट ऑल का और एक स्टेटमेंट नो का। एग्जामिनर अगर पहले नो वाला और फिर ऑल वाला दे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वो टाइप 5 ही माना जाएगा। हमेशा चित्र बनाने की शुरुआत पॉजिटिव वाले से ही करना, मतलब पहले अगर नो वाला स्टेटमेंट आ गया तो भी आप चित्र कहां से बनाना शुरू करेंगे? पॉजिटिव वाले स्टेटमेंट से। कंक्लूजन फर्स्ट, सम पेन्स आर रबर, सम पेन्स आर रबर, कुछ पेन रबर हैं। नो पेन इज रबर, कोई पेन रबर नहीं है, कोई पेन रबर नहीं है। पहला सवाल है, मैं हल कर रहा हूं। बताइए पहला स्टेटमेंट क्या था? सभी पेन पेंसिल है, इसमें कोई दिक्कत? भाई पूरी पेन क्या है? पेंसिल। फिर कोई पेंसिल रबर नहीं है, तो रबर केवल और केवल बाहर ही बन सकता है। और दूसरा चित्र इस बार बदलेगा, सभी पेन, तो पेन और पेंसिल तो ओवरलैप होंगे, लेकिन यहां तो किसी एक ने भी मना कर दिया, तो उस तीसरे वाले को तो अलग होना ही पड़ेगा। बताए पहला कंक्लूजन, क्या कुछ पेन रबर हैं? यहां नहीं है। दूसरा, कोई पेन रबर नहीं है, कोई पेन। पहली बार निगेटिव कंक्लूजन सही हो रहा है क्योंकि स्टेटमेंट में ही नेगेटिव स्टेटमेंट था।
वही कंक्लूजन सही होगा जो दोनों में सही होता है, आंसर आएगा केवल और केवल दूसरा। ट्राई करिए आप लोग। ऑल स्टूडेंट्स आर टीचर, ऑल स्टूडेंट्स आर टीचर, सभी विद्यार्थी शिक्षक हैं। ऑल स्टूडेंट्स आर टीचर, नो टीचर इज पुअर, कोई शिक्षक गरीब नहीं है। पुराने जमाने में दो लोग हमेशा गरीब होते थे, एक शिक्षक और एक कवि, और आजकल दोनों लोग मानसिक तो गरीबी सब जगह ही है, लेकिन आर्थिक गरीबी बदल गई है। कंक्लूजन, सम स्टूडेंट्स आर नॉट पुअर, कुछ विद्यार्थी गरीब नहीं है। सम स्टूडेंट्स आर नॉट पुअर, सम पुअर्स आर नॉट स्टूडेंट, कुछ गरीब विद्यार्थी नहीं है। कुछ विद्यार्थी गरीब नहीं है, कुछ गरीब विद्यार्थी नहीं है। दोनों कंक्लूजन सही आ रहे हैं। बनाइए चित्र, चेक करिए डायग्राम को, कंक्लूजनों को देखिए कि वो कौन से डायग्राम में सही और गलत हो रहे हैं। बताए, सभी के सभी स्टूडेंट टीचर हैं, कोई टीचर गरीब नहीं, मतलब गरीब अलग है। दूसरे में स्टूडेंट भी वही, टीचर भी वही, लेकिन गरीब यहां भी अलग। कुछ विद्यार्थी, पूरा विद्यार्थी गरीब नहीं है तो कुछ नहीं है, ये बात। कोई विद्यार्थी गरीब नहीं तो कुछ विद्यार्थी गरीब नहीं, ये बात सही। कोई गरीब विद्यार्थी नहीं है तो कुछ गरीब विद्यार्थी नहीं है, कुछ गरीब विद्यार्थी नहीं है, वही सही होता है जो दोनों में सही होगा, आंसर आएगा दोनों ही कंक्लूजन सही है। टाइप 5 एक स्टेटमेंट ऑल का और एक स्टेटमेंट नो का। टाइप 5 में ही एक कठिन सवाल लिखिए, देखिए कि डायग्राम ही अगर आप सही बना पाए तो मान लेंगे कि आपका मस्तिष्क अब बुद्धिजीवियों की श्रेणी का बन चुका है। लिखिएगा टाइप 5 में तीसरा सवाल, नो इंडियन इज फूल, कोई भारतीय मूर्ख नहीं है। नो इंडियन इज फूल, कोई भारतीय मूर्ख नहीं है। ऑल फूल्स आर ग्रेट, सभी मूर्ख महान हैं। ऑल फूल्स आर ग्रेट, सभी मूर्ख महान हैं। कंक्लूजन, सम इंडियंस आर नॉट ग्रेट, कुछ भारतीय महान नहीं है। सम इंडियंस आर नॉट ग्रेट, कुछ भारतीय महान नहीं है। सम ग्रेट आर नॉट इंडियन, कुछ महान भारतीय नहीं है। कुछ महान भारतीय नहीं है। जीवन इतना सरल होता तो स्टेज पर मास्टर और पृथ्वी पर बुद्ध अवतरित नहीं हुए होते। चित्र ही सही बना ले तो मान लेंगे कि चित्र सही है, आप मतलब निष्कर्ष पर भी सही पहुंचे। स्टेटमेंट है कोई भी भारतीय मूर्ख नहीं है, और दूसरा है सभी मूर्ख महान हैं। वो आप जाने, केवल पहला कितने लोगों का है पहले वो देख लेते हैं। ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, केवल दूसरा, दोनों सही है, कोई नहीं, इधर फर्स्ट और सेकंड। ऑब्वियसली इधर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों ही बातें नेगेटिव हैं। इधर के लिए तो तभी पॉसिबल है जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता। आइए शुरुआत चित्र बनाने की आप किससे कर रहे हैं? सेकंड वाले से, ठीक है ना। पढ़िए सेकंड वाला, ऑल फूल्स आर ग्रेट, कोई दिक्कत यहां पर। अब पढ़िए पहला वाला, देखो भारतीयों ने मूर्ख होने से मना कर दिया है, और भारतीय महान हो सकते हैं कि नहीं? कितने? मैक्सिमम सोचो, ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता था कि पूरे इंडियन, इससे ज्यादा नहीं होगा। जब सभी है तो कुछ तो हो ही गए। पर आप कहेंगे कि सर आपने असम्पशन लिया, कैसे आपको पता? ठीक है भाई, दूसरे चित्र पर आइए, जहां पूरे फूल ग्रेट हो जाएंगे वहां मैं किसी भी इंडियन को ना फूल बना पाऊंगा ना ग्रेट। यही हो सकता था ना, या तो इंडियन ग्रेट हो सकते थे या तो इंडियन ग्रेट नहीं हो सकते थे। इससे बड़ा रिलेशन थोड़ी हो सकता है। एक जगह मैंने 100% माना और एक जगह मैंने 0% माना है, इस दायरे से बियॉन्ड भी कोई दायरा है? बताओ मेरे नाम सुन रहा हूं मैं, क्यों? अगर 0 से 100 आ गया तो 50 नहीं आया, 60 नहीं आया, 70 नहीं आया, बियॉन्ड कहां हुआ? वो बिटवीन हुआ। ये वो दो चित्र हैं जिसमें जितनी कल्पनाएं कोई कर सकता था सब शामिल है। आप में से अधिकतर लोगों ने देखना कहां तक सोचा है, अधिकतर लोग यहां तक सोच पाए। क्यों भाई? इंडियन और ग्रेट में हमें कोई पिक्चर क्लियर नहीं है। आइए मैं आपका कंसेप्ट डेवलप कराना चाह रहा हूं, उस पर गौर करना। कोई कहे कि ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, ऑल सी आर डी, ऑल डी आर ई, ऑल ई आर एफ, और एक नेगेटिव स्टेटमेंट आया, नो एफ इज जी। जब एफ ने मना कर दिया बाहरी रिंग ने, तो किसी अंदर के रिंग की औकात नहीं है कि वो जी के साथ रिश्ता रख सके। लेकिन अगर कहा गया होता कि नो ई इज जी, तो ई ने मना किया भाई, ई के अंदर वाले लोगों ने मना कर दिया, ये मान लिया जाएगा। लेकिन एफ का रिलेशन हो सकता है, आपको याद रखना है कितना हो सकता है, 100%। तो आप जी को यहां बनाते। उसने कहा होता कि नो जी इज डी, तो डी भले ही जी ना हो लेकिन ई और एफ हो सकते। कितने हो सकते हैं? तो जी का रिलेशन यहां आ जाता। अगर लिखा होता नो ए इज जी, तो हम कहेंगे ए जी नहीं है भाई,
बाकी तो हो सकते हैं। फिर पूरा जी बी भी बन सकता है, सी भी, डी भी, ई भी और एफ भी। मेरे एक चित्र में मैं मानूंगा कि वो 100% है और दूसरे चित्र में मानूंगा कि वो 100% क्या 0% से आगे नहीं जा सकता। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि जितनी पॉसिबिलिटीज थी वो सब ले ली। मैं ये सिखाना चाह रहा हूं, बाहर की रिंग बना करे तो रिश्ते नहीं होते, लेकिन अंदर की रिंग बना करे तो अंदर के नहीं होंगे, बाहर के तो 100% होंगे। अब आधा बाहर आपने कहा, जैसे ये कहा, अरे यही कहा, यही बनाया मैंने, ये एफ है, ये ग्रेजुएट, इसमें इंडियन कहां बना दूं? वही नीचे, उसको क्यों गंदा कर रहे हो? यहां इंडियन बनाऊं, मतलब ऐसा अंदर बना दिया और एक यहीं पर बाहर बना दिया। क्यों? फिर दूसरे में ले रहे ना हम, फिर इस चित्र का कोई महत्व नहीं रहा। तो हम एक चित्र में एक पॉसिबिलिटी लेंगे, दूसरे चित्र में दूसरी, एक ही चित्र में सारी पॉसिबिलिटी अगर लेते तो फिर दो डायग्राम बनानी नहीं थी। इसलिए हम दूसरे चित्र का निर्माण करें। मेरे हिसाब से ज्यादा तनाव न लेते हुए अभी केवल इतना सीखिए, बाहर की रिंग बना करें कोई रिश्ता नहीं। पिता ने मना किया, रिश्ते खत्म। बेटे ने मना किया, रिश्ते अभी बने रहेंगे। अंदर की रिंग मना करे तो रिश्तों में कोई तकलीफ नहीं, अंदर की मनाओगे बाहर के साथ होंगे, लेकिन बाहर ने मना कर दिया फिर कोई रिश्ते नहीं होते। जैसे यहां देख लीजिए, अगर लिखा होता कि नो इंडियन इज ग्रेट तो फिर पूरी तरह से इंडियन बाहर बनता, लेकिन क्या कहा उसने? नो फूल इज इंडियन। इसलिए फूल और इंडियन में रिलेशन नहीं, लेकिन इंडियन तो ग्रेट होगा। पढ़िए पहला कंक्लूजन, कुछ भारतीय महान नहीं है, यहां तो पूरे भारतीय, इसलिए ये डायग्राम में कंक्लूजन गलत है। ये बात समझ में आ रही है? इस डायग्राम में ये कंक्लूजन गलत है। यहां कुछ महान भारतीय नहीं, पूरे महान भारतीय नहीं तो कुछ नहीं, बिल्कुल सही होगा। सेकंड, देख लो, ये कुछ महान ऐसे हैं जो भारतीय, कुछ महान ऐसे हैं जो भारतीय, वही सही होगा जो दोनों में सही होगा। आंसर आएगा केवल और केवल दूसरा। एक और सवाल, चेहरे भयानक ना करिए, एक और सवाल ट्राई करिए ताकि और क्लैरिटी आ जाए। इस प्रैक्टिस को हम और बढ़ा देंगे, इस टाइप में और देख लेंगे प्रैक्टिस। सेकंड कंक्लूजन में क्या बोला है उसने? सम ग्रेट, ग्रेट इतना बड़ा था, इस ग्रेट में ये वाला हिस्सा इंडियन नहीं है तो सही है, और यहां तो कोई ग्रेट इंडियन नहीं है तो कुछ ग्रेट इंडियन नहीं है, बात सही है। पढ़िए, सॉरी लिखिएगा अगला, इसी टाइप में अभी टाइप 5 में ही बात कर रहे हैं अभी हम। ऑल टेबल्स आर चेयर, सभी टेबल कुर्सियां हैं। ऑल टेबल्स आर चेयर, नो टेबल इज फर्नीचर, सभी टेबल कुर्सियां हैं, कोई टेबल फर्नीचर नहीं है। कंक्लूजन, निष्कर्ष, सम चेयर्स आर नॉट फर्नीचर, सम चेयर्स आर नॉट फर्नीचर, कुछ कुर्सियां फर्नीचर नहीं है। सम फर्नीचर्स आर नॉट चेयर, कुछ फर्नीचर चेयर नहीं है, कुछ फर्नीचर चेयर नहीं है। नहीं, दोनों तो गलत नहीं होंगे, पहला वाला सही आ रहा है। अंदर वाली रिंग बना मना करे तो बाहर वाले के साथ 100% का रिलेशन। ओनली फर्स्ट, केवल पहला। बताए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था? पूरे के पूरे टेबल क्या है? चेयर है। दूसरा स्टेटमेंट, कोई टेबल फर्नीचर नहीं है, लेकिन चेयर तो फर्नीचर, कितना फर्नीचर चेयर हो सकता है? सारा फर्नीचर। सेकंड में टेबल भी वही, चेयर भी वही, फर्नीचर अलग। क्या चित्र ऐसा ही बनाया था? बताए पहला कंक्लूजन, कुछ कुर्सियां, बिल्कुल कुर्सियों का कुछ हिस्सा ऐसा है जो फर्नीचर नहीं है। यहां पर कुछ कुर्सियां फर्नीचर नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई कुर्सी फर्नीचर नहीं, पूरा फर्नीचर चेयर है, कोई फर्नीचर चेयर नहीं। वही सही होता है जो दोनों में सही होगा। आंसर आएगा केवल और केवल पहला। कंक्लूजन 1 पढ़ो फिर से, कुछ कुर्सियां फर्नीचर नहीं है। क्या पूरा का पूरा कुर्सी वाला जो डायग्राम है वो फर्नीचर से भर गया है क्या? बहुत सारा खाली है फर्नीचर को छोड़कर, तो कुछ कुर्सियां ऐसी हैं जिनका फर्नीचर से कोई लेना देना नहीं है, तो पहला वाला तो सही हुआ। इधर वाले में तो कोई कुर्सी फर्नीचर या कोई फर्नीचर कुर्सी है ही नहीं, तो कुछ नहीं है, ये बात तो सही होगी। जब कोई नहीं है तो कुछ नहीं होता ही है, जब सभी है तो कुछ होता ही। ट्राई करिए टाइप 6। सम पेन्स आर पेंसिल, कुछ पेन पेंसिल हैं। सम पेन्स आर पेंसिल, कुछ पेन पेंसिल हैं। नो पेंसिल इज रबर, कोई पेंसिल रबर नहीं है, कोई पेंसिल रबर नहीं है। कंक्लूजन, सम पेन्स आर रबर, सम पेन्स आर रबर। सेकंड, नो पेन इज रबर, कोई पेन रबर नहीं है। सम पेन्स आर रबर, कुछ पेन रबर है, कोई पेन रबर नहीं है। पहला सवाल है, इधर ध्यान देना, ये बहुत इजी है, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। पढ़िए पहला स्टेटमेंट, ये पेन पेंसिल। अब ये सीख लीजिए, उसने पेंसिल को खुले तौर पर कहा कि वो रबर नहीं है, पर रबर और पेन ज्यादा से ज्यादा सारे रबर, बस इससे बड़ा रिलेशन नहीं होगा। दूसरे में पेन भी वही, पेंसिल भी वही, लेकिन रबर अलग। पढ़िए पहला कंक्लूजन, कुछ पेन रबर हैं, कुछ पेन रबर हैं, कोई पेन रबर नहीं है, कोई पेन रबर नहीं है। क्या डायगोनल बन रहा है?
क्या वे दोनों कथन एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं? आंसर आएगा या तो पहला या दूसरा। छठवें टाइप में पहला सवाल था ईदर फर्स्ट और सेकंड कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। एक ट्राई आप करिए। बस एक सातवां टाइप कवर कर लेते ताकि बेसिक कवर हो जाए, कल एडवांस देख लेंगे, फिर हम फिर मैथ्स पर आ जाएंगे। लिखना नो मोबाइल इज लैपटॉप, कोई मोबाइल लैपटॉप नहीं है। छठवें टाइप में नो मोबाइल इज लैपटॉप, कोई मोबाइल लैपटॉप नहीं है। सम लैपटॉप आर कंप्यूटर, कुछ लैपटॉप कंप्यूटर हैं। सम लैपटॉप आर कंप्यूटर, कुछ लैपटॉप कंप्यूटर हैं। कंक्लूजन नो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पहले नो और फिर सम आ जाए या सम और नो आ जाए, वो तो छठवा ही टाइप कहलाएगा। कंक्लूजन सम मोबाइल आर कंप्यूटर, सम मोबाइल्स आर कंप्यूटर, सम मोबाइल्स आर कंप्यूटर, कुछ मोबाइल कंप्यूटर हैं। सम कंप्यूटर्स आर नॉट मोबाइल, सम कंप्यूटर्स आर नॉट मोबाइल। चित्र बनाने की शुरुआत पॉजिटिव से करिए। क्या रहा आंसर? इधर का केस तो नहीं बन रहा होगा कि बन रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव है। बताइए पहला स्टेटमेंट मतलब पॉजिटिव, सम लैपटॉप कंप्यूटर, यही लिखा था। नेगेटिव वाला पढ़िए, कोई मोबाइल लैपटॉप नहीं है, लेकिन क्या अब ये समझ में आ रहा है? दूसरे में लैपटॉप भी वही, कंप्यूटर भी वही, लेकिन मोबाइल अलग। पहला कंक्लूजन सम मोबाइल्स आर कंप्यूटर, सही है गलत है। सम कंप्यूटर्स आर नॉट मोबाइल, क्या कहेंगे हम? कुछ कंप्यूटर मोबाइल नहीं है, कुछ कंप्यूटर मोबाइल, वही सही होता है जो आंसर आएगा केवल और केवल दूसरा। हो जाएंगे अब ये। लिखिए टाइप 7 सेकंड वाला पढ़ो। कुछ कंप्यूटर मोबाइल नहीं है, इधर देखो ये कंप्यूटर था और इसमें ये मोबाइल था, तो कुछ कंप्यूटर अभी भी ऐसा है जिसने मोबाइल के साथ कोई रिश्ता नहीं रखा, ये मोबाइल के साथ रिश्ते वाले और ये वाले बिना मोबाइल। तो कुछ कंप्यूटर ऐसे जिनका मोबाइल से कोई लेना देना नहीं, और यहाँ तो कोई कंप्यूटर था ही नहीं, मोबाइल तो कुछ नहीं, ये बात सही है। लिखना टाइप 7। टाइप 7 वैसे चित्र बनाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव होते, तो इसका कंक्लूजन कभी पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। फिर भी अगर चित्र बनाना हो तो कैसे बनाएंगे वो देख रहे हैं। लिखना नो पेन इज पेंसिल, कोई पेन पेंसिल नहीं है। नो पेन इज पेंसिल, नो पेंसिल इज रबर, कोई पेन पेंसिल नहीं है, कोई पेंसिल रबर नहीं है। कंक्लूजन नो पेन इज पेंसिल, नो पेंसिल इज रबर, कोई पेन पेंसिल नहीं, कोई पेंसिल रबर नहीं। कंक्लूजन सम पेन्स आर रबर, कुछ पेन रबर है। सम पेन्स आर रबर, नो पेन इज रबर, कोई पेन रबर नहीं है। कुछ पेन रबर है, कोई पेन रबर नहीं। आइए देखना चित्र कैसे बनाएंगे। बताइए पहला स्टेटमेंट क्या था, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव है, मतलब स्पष्ट रूप से बताया कि पेन और पेंसिल अलग अलग है। वो कह रहा है कि पेंसिल रबर भी नहीं है और पेन तो कितना 100। अब यहाँ 100 में एक बड़ी दिक्कत है कि अगर मैं अंदर बनाऊंगा तो कुछ लोग कहेंगे सर बाहर भी तो हो सकता है ना। तो बेस्ट सॉल्यूशन है कि कोई अंदर बाहर नहीं, डायरेक्टली क्या कर दो, ये क्या बन गया, इससे ज्यादा बड़ा रिलेशन थोड़ी हो सकता है। और दूसरा चित्र में कोई पेन पेंसिल नहीं, कोई पेंसिल रबर नहीं, तीनों अलग अलग बना दीजिए। बताइए पहला कंक्लूजन, कुछ पेन, क्या पूरा पेन रबर है? यहां गलत है, नो पेन गलत है, नो पेन सही है। क्या डायगोनल बन रहा है? क्या कॉन्ट्राडिक्शन है? मतलब आंसर आएगा या तो पहला या दूसरा। जब दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो एक चित्र तो तीनों में अलग अलग रहेंगे पूरा, और एक में जिन दो के बारे में क्लैरिटी नहीं है वहां हम रिलेशन मानेंगे। ये तो इजी टाइप है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक ब्लैंक पेज ले लीजिए, सातों टाइप एक जगह लिखवा दे रहा हूं मैं, और सातों टाइप में क्या चित्र बनाए वो भी। टाइप 1 दोनों स्टेटमेंट ऑल के, पहला जहां खत्म होगा दूसरा वही से शुरू होगा, और इसके लिए जो डायग्राम हमने सीखे वो ये थे। टाइप 2 दोनों स्टेटमेंट ऑल के और दोनों का आखिरी वर्ड सेम, इसके लिए जो डायग्राम हमने सीखे वो ये थे। टाइप 3 एक स्टेटमेंट ऑल का, एक स्टेटमेंट सम का। यहां दो पॉसिबिलिटीज थी, या तो बाहर की रिंग के साथ सम का रिलेशन, या हो सकता है कि अंदर की रिंग के साथ हो लेकिन उसे खींचेंगे, और दूसरा डायग्राम तो वही रहेगा। टाइप 4 दोनों स्टेटमेंट सम के, बहुत इजी टाइप है ये। टाइप 5 था एक स्टेटमेंट ऑल का और एक स्टेटमेंट नो का। यहां भी दो पॉसिबिलिटी थी, बाहर की रिंग मना कर सकती है या अंदर की रिंग मना कर सकती है, लेकिन दूसरा चित्र ऐसा रहेगा। टाइप 6 एक सम और एक नो का स्टेटमेंट, ये इजी टाइप है।
टाइप 7 दोनों स्टेटमेंट नो के। अब आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा इसकी आज ही, और जितने भी शीट में मैंने शीट में 2 भागों में दिए हैं, पहले बेसिक दिया है और बिल्कुल टाइप वाइज डिवाइड करके दिया हुआ है, और फिर एडवांस टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो कल हम देखेंगे इसमें एडवांस। आइए मैथमेटिक्स में आते हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट के क्वेश्चन हम कर रहे थे, टाइप 6 में आए थे। लगातार छूट, यही टाइप चल रहा था ना, लिखना टाइप 7। मैथमेटिक्स में प्रॉफिट लॉस में टाइप 7। ए वेंडर बॉट बनाना एट 6 फॉर ₹10। एक दुकानदार 10 रुपए में 6 केले खरीदता है। ए वेंडर बॉट बनाना एट 6 फॉर ₹10। एक दुकानदार 10 रुपए में 6 केले खरीदता है। एंड सोल्ड देम एट 4 फॉर ₹6। और 6 रुपए में 4 बेचता है। एंड सोल्ड देम एट 4 फॉर ₹6। और 6 रुपए में 4 बेचता है। फाइंड हिज गेन और लॉस इन परसेंट। अब लाभ हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। फाइंड हिज गेन और लॉस इन परसेंट। ये भी बहुत कॉमन टाइप के सवाल है प्रॉफिट लॉस में। याद रखिएगा कि ऐसे टाइप में परीक्षक खरीदेगा कुछ और बेचेगा कुछ और क्वांटिटी। देखो मुझे कभी भी प्रॉफिट लॉस में सवाल हल करते आएगा, यदि कोई बताए कि एक मकान खरीदा और एक मकान बेचा, 4 मकान खरीदे और 4 मकान बेचे, 100 चीजें खरीदी और 100 चीजें बेची, मतलब क्वांटिटी खरीदने और बेचने की सेम हो। पर कोई कहे कि 5 मकान खरीदे और 8 मकान बेच दिए, ये बात समझ से परे है। कभी खरीदे 5 और 8 कैसे बेच दिए? तो हम कभी भी प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सेलिंग एंड परचेसिंग क्वांटिटीज को पहले इक्वल करेंगे। मतलब कंसेप्ट क्या इन सवालों का? फर्स्ट मेक द इक्वल क्वांटिटीज ऑफ सेलिंग एंड परचेसिंग। खरीदने और बेचने की मात्राओं को बराबर करिए। तो आइए देखते हैं कैसे बराबर करेंगे। क्या खरीदा था महोदय ने? 10 रुपए में 6 केले, 6 बनाना, और बेच रहा था 6 रुपए में 4। तो हमें क्वांटिटी बराबर करनी है, रुपए नहीं। तभी मैं बता सकूंगा लाभ हानि क्या हुई होगी। ऐसा कोई नंबर जो 6 और 4 के कॉमन मल्टीप्लाई में हो, एलसीएम पढ़ चुके हम लोग। क्या है एलसीएम 6 4 का? 12। 24 बड़ा हो जाएगा, 12 से भी काम चल जाएगा। तो 10 रुपए के 6, तो 12 कितने के होंगे? 12 क्यों? क्योंकि दोनों में 12 ला रहा हूं मैं। यहां 12 लाने के लिए पूरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई, यहां 12 लाने के लिए पूरी इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई। मतलब महोदय ने 20 रुपए में 12 खरीदे थे और 12 बेच दिए 18 रुपए में। क्या कहोगे ऐसे व्यक्ति के बारे में? 20 में खरीदा और 18 में बेच कर आ गया। 2 रुपए का नुकसान कितने पर? हमेशा ही लाभ और हानि सीपी पर याद करते, क्योंकि रुपए आ गया ना, परसेंटेज निकालना है। हम कहेंगे कि इस महोदय को 10% का लॉस हुआ है, 10% की हानि हुई, 20 की चीज 18 में बेचकर आ गया। किताबों में इसको हल ऐसे क्या है कि एक केला कितने में खरीदा, एक केला कितने में बेचा, तो दशमलव में आता है, कठिन हो जाएगा। ज्यादा बेस्ट क्या कर लीजिए आप, इक्वल क्वांटिटी खरीद लीजिए, इक्वल क्वांटिटी बेच दीजिए, डायरेक्टली पता चल जाएगा। 20 में खरीदा था, 18 में बेच दिया, हमने कहा 2 का नुकसान। कितने पर? कितने पर? सीपी पर, 20 रुपए पर। हाँ, अगर रुपए इक्वल कर दिया तो उससे मात्राएं अलग अलग आ जाएगी। हमें तो रुपए चाहिए ना कि क्या सस्ता और क्या महंगा था। भाई लाभ हानि तो रुपए में परसेंटेज तभी तो निकाल पाएंगे आप। सीपी जो लेंगे वो इसी का लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि इसी का 2 रुपए का डिफरेंस समझ में आया। ये तो हमें कुछ समझ में नहीं आया। हमें कहा पता था कि कितना खरीदा और कितना बेचा, वो तो कुछ भी पता, खरीदने और कुछ भी बेचने की बात थी। यहाँ खरीदने और बेचने की मात्रा है क्या की हमने? इक्वल। तो क्वांटिटीज को इक्वल करेंगे, रुपए को नहीं इक्वल करेंगे। ट्राई करिए। एक और प्रश्न। ये हानि हुई, ये बात समझ में आई कि नहीं? कैसे? 20 की चीज 18 में। अरे ये समझ, प्रैक्टिकल ज्यादा गणित में मत जाओ ना, रियल लाइफ में लो। दुकान खोल दी, 20 का सामान 18 में बेच रहे, घर वाले कहेंगे बेटा बंद करो, आराम करो। लिखना, ए वेंडर बॉट टॉफी एट 8 फॉर ₹3। एक दुकानदार 3 रुपए में 8 चॉकलेट खरीदता है। ए वेंडर बॉट टॉफी एट 8 फॉर ₹3। एक दुकानदार 3 रुपए में 8 चॉकलेट खरीदता है। एंड सोल्ड देम एट 12 फॉर ₹7। और 7 रुपए में 12 बेचता है। एंड सोल्ड देम 12 फॉर ₹7। और 7 रुपए में 12 बेचता है। फाइंड हिज गेन और लॉस इन परसेंट। तब लाभ हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। फाइंड हिज गेन और लॉस इन परसेंट। तब लाभ हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। क्वांटिटीज को इक्वल करेंगे, रुपए को नहीं। 55.5%, 55.55% का लाभ। यही आ रहा है। क्वांटिटीज को इक्वल करने का तरीका रहेगा क्या? थोड़ा लिखेंगे, नहीं तो आप में से कई सारे लोगों ने देखो क्या कर रहे हैं, तो 10 के 6, 6 के 4। अब यही कंफ्यूज, क्वांटिटी कौन सी थी, उधर वाली या इधर वाली? तो रुपए लिखा करिए, उससे आइडिया लगेगा कि कौन रुपए था। 3 रुपए में 8 खरीदे, 7 रुपए में 12 बेच दिए। 8 और 12 का कॉमन मल्टीपल 24 लाने के लिए यहां पर 9 रुपए में 24 खरीदे थे और 14 रुपए में 24 बेच दिए। कितना कमा रहा है? कितने पर? 55.55% की लाभ हानि, 55.55% का प्रॉफिट। एक और ट्राई करके देख लीजिए। ए शॉपकीपर बॉट मैंगोज एट 3 फॉर ₹25। ए शॉपकीपर बॉट मैंगोज एट 3 फॉर ₹25। एक दुकानदार 25 रुपए में 3 आम खरीदता है। एक दुकानदार 25 रुपए में 3 आम खरीदता है। एंड सोल्ड देम एट 2 फॉर ₹15। और उसे 15 रुपए में 2 की दर से बेचता है। और
दो आम 15 रुपए में बेचता है एंड सोल्ड देम एट 2 फॉर ₹15 और उसे 15 रुपए में दो बेचता है। फाइंड हिज गेन और लॉस इन परसेंट, तब लाभ हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। बढ़िया, तब लाभ हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। देन प्रॉफिट एंड लॉस इन परसेंट। क्या रहा है? 10% का लॉस। बताइए क्या खरीदा था महोदय ने? 25 रुपए में 3 आम, 15 में 2, इक्वल करना है तो 50 रुपए में खरीदे 6 और 45 में बेच दिए 6। कितना लॉस? कितने पर? 50 पर क्यों? सीपी है और इस दुनिया में प्रॉफिट लॉस सीपी पर ज्ञात किया जाता है। आंसर आएगा 10% का लॉस हो जाएगा। ये टाइप अब क्वांटिटीज इक्वल करने का लॉजिक है बस। टाइप 8, टाइप 8 कंसेप्ट लिखना इसमें। इफ ऑन सेलिंग y नंबर ऑफ आर्टिकल्स, y संख्या में वस्तुओं को बेचने पर, इफ ऑन सेलिंग y नंबर ऑफ आर्टिकल्स, y संख्या में वस्तुओं को बेचने पर, ए शॉपकीपर गेन, ए शॉपकीपर गेन सेलिंग प्राइस ऑफ x नंबर ऑफ आर्टिकल। एक दुकानदार को x संख्या में, x संख्या में वस्तुओं के बेचने की कीमत के बराबर का लाभ होता है। x संख्या में वस्तुओं को बेचने की कीमत के बराबर का लाभ होता है। Then determine the percentage profit. A shopkeeper gain the selling price of X number of article. Determine the percentage of profit. तब लाभ प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। देखो सवाल कैसा होता है मैं बता दे रहा हूं। X और Y केवल इसलिए क्योंकि किताबी फार्मूला पहले दिखा दे रहा हूं। जैसे कोई प्रश्न ऐसा कहेगा कि एक दुकानदार ने 100 ऑरेंजेस बेचे, हमें नहीं पता कि कितने में खरीदे थे और कितने में बेचे, हमें कुछ नहीं पता, बस हमें बताया कि कितने बेचे 100 ऑरेंजेस और उसको प्रॉफिट 20 ऑरेंजेस के बेचने की कीमत के बराबर का हुआ। बताओ कई रुपया आया क्या? वो हमसे कह रहा है बताओ फिर उसका परसेंटेज प्रॉफिट कितना रहा होगा। तो किताबें कहती हैं कि ऐसी जगह पर कितने का प्रॉफिट हुआ था उसे? एक्स का, क्योंकि एक्स के बराबर का ही प्रॉफिट हुआ ना। कितने पर हुआ था? कितने पर हुआ था? वाई पर। यह आ जाएगा प्रॉफिट इन परसेंट, 100 का मल्टीप्लाई। और अगर लॉस हो जाता है तो किताबें कहते हैं कि एक्स बटे में वाई प्लस एक्स, ये हानि का प्रतिशत है यदि ऐसे किसी प्रश्न में हानि होती है। पर जैसे मैंने वादा किया है कि हम पूरे चैप्टर में कोई फार्मूला यूज नहीं करेंगे, कोई फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसलिए दिखा दिया क्योंकि कोई लोग तुम्हें ऐसा गुमराह कर दे मेरे पास तो ट्रिक्स है। तो ये ट्रिक्स होती है। एक्स की वैल्यू दी रहेगी, वाई की वैल्यू दी रहेगी, वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देना। लिखना पहला प्रश्न। बाय सेलिंग 100 पेंसिल, 100 पेंसिलों को बेचने पर, बाय सेलिंग 100 पेंसिल, 100 पेंसिलों को बेचने पर ए शॉपकीपर गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंसिल। 100 पेंसिलों को बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के, 20 पेंसिल के बेचने की कीमत के बराबर की हानि होती है। बाय सेलिंग 100 पेंसिल ए शॉपकीपर गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंसिल। फाइंड हिज गेन इन परसेंट, तब लाभ प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। 100 पेंसिलों को बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के बेचने की कीमत के बराबर की हानि होती है। ट्राई करिए बाय फार्मूला अभी तो। y क्या है? कितना बेचा। x क्या है? कितना कमाया। सोलह रहा है। व्हाट इज द गेन इन परसेंट, तब लाभ प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। 25%। 16 कैसे क्या आ रहा है? मैंने हानि बोला क्या? नहीं नहीं लाभ कहा मैंने, मैंने लाभ कहा है। ठीक है पर लाभ करिएगा, अभी शुरुआत लाभ से करते हैं। ठीक है। x की वैल्यू क्या थी? 20, y की वैल्यू, x की वैल्यू 20, हम कहेंगे 20/80 इंटू 100, तो यह आ जाएगा 25% का प्रॉफिट, क्योंकि उसे 20 पेन के बेचने की कीमत के बराबर का लाभ हुआ था। ठीक है, पर ये तो तभी हल हो पाएगा जब हमें फार्मूला याद होगा, और एग्जाम हॉल तो वो जगह है जहां सब याद आ जाता है, हमने कितना गलत और सही किया है दुनिया में, बस याद नहीं आता है तो वो है फार्मूला। आइए देखते हैं बिना किसी फार्मूले के बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से। मुझे एक बात बताओ, एक कल्पना करते हैं दुकानदार को मैंने 100 रुपए दिए और उसने कहा कि भाई साहब मेरा बस इसमें 20 रुपया है, बाकी तो सच बताओ तो मेरी कोई बड़ी कमाई नहीं, बस 20 रुपए कमा रहा हूं आपसे। इसका मतलब उसने मुझे बता दिया कि उसने खरीदा कितने में था? 80 में। ये कैसे पता चला? क्योंकि 20 का लाभ कभी भी दुनिया में लाभ हानि किस पर? सीपी पर। इसका मतलब कि वो ये बताना चाह रहा है कि उसने परचेस 80 में किया था और 20 रुपए उसका मुनाफा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ऐसे किसी भी सवाल में हम बेचने की कीमत 1 रुपए मान लेंगे, फिर वो 100 पेंसिल बेचे या 100 मर्सिडीज, एक मर्सिडीज 1 रुपए। मेरी बात समझ में आ रही है? तो 100 पेंसिल कितने में बेची उसने? 100 रुपए। जैसे 100 दिया वो क्या कह रहा है? 20 पेंसिल के बेचने की कीमत, मैंने कहा एक पेंसिल तो 1 रुपए की थी, मतलब कितने का प्रॉफिट? 20 रुपए। खरीदा कितने में? इस दुनिया में लाभ और हानि किस पर होता है? सीपी पर। कितना कमा रहा है महोदय? किस पर कमा रहा है? 80 पर ही। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में लाभ और हानि सीपी और 80 सीपी तक हो गया सब। फिर रिपीट कर दे रहे हैं, ओनली बी एज्यूमिंग सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आइटम इज 1 रुपीज एंड देयरफॉर 100 पेंसिल प्राइस इज 100 रुपीज। जब उस आदमी को 100 रुपए मिले तो वो कह रहा है कि मुझे 20 पेंसिल के सेलिंग प्राइस के बराबर का ही प्रॉफिट हुआ, तो मैंने कहा 20 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, दैट मींस इन 100 रुपीज 20 रुपीज इज प्रॉफिट, सो परचेसिंग प्राइस इज 80 रुपीज। तो 20 रुपीज का प्रॉफिट 80 रुपीज पर परसेंटेज निकाल दो, 20/80 into 100, क्योंकि जिससे डिवाइड करेंगे वो सीपी होता है, पहला ही कंसेप्ट था हमारा।
प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी, क्योंकि लाभ हानि किस पर निकालते हैं, सीपी। अरे बिल्कुल सिंपल है, मतलब कोई एक्स वाई नहीं, हमें बस क्या याद रखना है, बेचने की कीमत 1 रुपए। देखो इसको पढ़ो ही मत पेंसिल पेन से, सीधा पढ़ो, एक आदमी ने 100 में बेचा 20 कमाया, हो गया सवाल उसी में। आइडिया लग जाना चाहिए, ट्राई करिए। यूपीएससी का ही प्रश्न देख लीजिए। बाय सेलिंग 33 मीटर क्लॉथ, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर ए शॉपकीपर गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर क्लॉथ, एक दुकानदार को 11 मीटर कपड़े के बेचने की कीमत के बराबर का लाभ होता है। एक दुकानदार को 11 मीटर कपड़े के बेचने की कीमत के बराबर का लाभ होता है। ए शॉपकीपर गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर क्लॉथ, फाइंड इज गेन इन परसेंट, तब लाभ प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। ₹50। जैसे उसके हाथ में 33 रुपीज दे रहे हैं, वो क्या कह रहा है, 11 रुपीज का प्रॉफिट है, मतलब हमें बता दिया उसने कि खरीदा कितने में होगा, 22 रुपीज में। तो कितना कमा रहा है, कितने पर कमा रहा है, आंसर आना चाहिए था 50% का वो व्यक्ति प्रॉफिट कमा रहा है, 50% का लाभ हो रहा है उसे। हो जाएंगे, एक और ट्राई कर लेते हैं, हानि वाला भी देख लो। बाय सेलिंग 40 पेन, 40 पेन को बेचने पर, बाय सेलिंग 40 पेन ए शॉपकीपर गेन द, ए शॉपकीपर लॉस द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेन, 40 पेन को बेचने पर एक दुकानदार को 10 पेन के बेचने की कीमत के बराबर की हानि होती है। ए शॉपकीपर लॉस द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेन इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेन, एक दुकानदार को 10 पेन के बेचने की कीमत के बराबर की हानि होती है। देन लॉस इन परसेंट, तब हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। जैसे उसके हाथ में 40 रुपए दिए तो रोने लग गया, बोले भाई साहब 10 रुपए का नुकसान। हमने कहा मतलब कितने में खरीदा, 50। कितने का लॉस, कितने पर, 50 पर ही। क्यों, क्योंकि वो सीपी है और इस दुनिया में प्रॉफिट लॉस सीपी पर, 20% का लॉस, क्योंकि उसने ऑलरेडी बता दिया कि उसे क्या हुई थी, हानि। हो जाएंगे इस टाइप में क्वेश्चन, कोई एक्स और वाई दिमाग में नहीं रखना, बस इतनी सी बात याद रखेंगे कि ऐसे क्वेश्चनों में हम सेलिंग प्राइस 1 रुपीज मानेंगे, फिर वो कोई भी चीज बेचने के लिए आ जाए। हो जाएंगे। टाइप, अगला टाइप लिखिए, फिर क्या चल रहा है, टाइप 9, टाइप 9 कंसेप्ट लिखना। if the cp of x number of articles, if cp of x number of article is equal to the sp of y number of articles, x संख्या में वस्तुओं के खरीदने की कीमत, x संख्या में वस्तुओं के खरीदने की कीमत y संख्या में वस्तुओं के बेचने की कीमत के बराबर है। x संख्या में वस्तुओं के खरीदने की कीमत y संख्या में वस्तुओं के बेचने की कीमत के बराबर है। देन परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस, तब लाभ हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। अंग्रेजी में बोल रहा हूं, इफ सीपी ऑफ एक्स नंबर ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू द एसपी ऑफ वाई नंबर ऑफ आर्टिकल, देन प्रॉफिट और लॉस इन परसेंट, तब लाभ हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस, यदि इसमें उत्तर पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट, और अगर आंसर नेगेटिव आया तो लॉस माना जाएगा। एक्स मतलब कितना खरीदा था और वाई मतलब कितना बेचा था। वैसे हम किसी फार्मूले को यूज नहीं करेंगे, बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से आंसर देंगे। मुझे बताइएगा, बेईमान दुकानदार का कंसेप्ट याद है ना। मान लो कि कोई बेईमान दुकानदार 500 ग्राम की जगह 400 ग्राम यूज कर रहा है, तो आप क्या कहोगे, 100 ग्राम कमाया, कितने पर। क्लियर है ना सभी, ये भी कुछ वैसा ही। मान लो तुम्हारा कोई मित्र है, उसने दुकान खोली है, वो क्या करता है, अपनी दुकान में 100 आइटम लाता है, जितने में भी लाता है, 80 बेचकर उतना पैसा कमा लेता है। आप कहोगे बहुत बढ़िया चल रहा है तुम्हारा, लाते 100 हो और बेचते 80 हो, कितना कमा रहे हो। यहां रुपए की कोई बातचीत हुई है क्या, कोई चर्चा रुपए की नहीं हुई, बस जितने में खरीदा उतने में बेच दिया। लाया था 100, बेचा कितना कमाया, कितने पर, 80 पर। क्यों, सेलिंग क्वांटिटी। जब बात क्वांटिटी के बेसिस पर होती है तो केवल सेलिंग क्वांटिटी पर। मेरी बात समझ में आ रही है, लिखेगा। बिल्कुल बेईमान दुकानदार जैसा ही कंसेप्ट है ये भी। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल, 10 वस्तुओं के बेचने की कीमत, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल, 10 वस्तुओं के बेचने की कीमत 12 वस्तुओं के खरीदने के बराबर है। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल, 10 वस्तुओं के बेचने की कीमत 12 वस्तुओं के खरीदने के बराबर है। 10 वस्तुओं के बेचने की कीमत 12 वस्तुओं के खरीदने के बराबर है, तब लाभ हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तब लाभ हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। कितना खरीदा था, 12। अरे वो सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल। खरीदे कितने थे, बेचे कितने, कितना कमाया, कितने पर, 10 पर। तो 2 की कमाई 10 पर, प्रॉफिट होगा ना महोदय को 20% का लाभ हो रहा होगा। फार्मूले में देख लो, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू, पॉजिटिव उत्तर मतलब वाई मतलब बेचा हुआ, एक्स मतलब खरीदा हुआ। नहीं कंसेप्ट उल्टा दिखाएंगे, हम लिखवाए हैं
सीपी ऑफ द, अरे क्वेश्चन आपको क्या सोच रहे हैं, मुझे एक बात बताओ, आप क्वेश्चन ऐसा सोचते होगा कि हाँ बिल्कुल उसी सीक्वेंस में देना जैसे मेरे मास्टर ने लिखाया है, भाई वो तो क्वेश्चन पूछने वाला कुछ भी दे सकता है, पहले सीपी दे देगा या पहले एसपी दे देगा। ट्राई करिए फिर से। इफ द सीपी ऑफ 21 आर्टिकल्स, 21 वस्तुओं के खरीदने की कीमत, इफ सीपी ऑफ 21 आर्टिकल इज इक्वल टू द एसपी ऑफ 18 आर्टिकल्स, 21 वस्तुओं के खरीदने की कीमत 18 वस्तुओं के बेचने के बराबर है। द सीपी ऑफ 21 आर्टिकल इज इक्वल टू द एसपी ऑफ 18 आर्टिकल, फाइंड हिज गेन और लॉस इन परसेंट, तब लाभ हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। 21 वस्तुओं के खरीदने की कीमत 18 वस्तुओं के बेचने के बराबर है, देन डिटरमाइन द प्रॉफिट एंड लॉस। 16.67 प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट, कितना खरीदे थे आइटम, कितने बेचे, क्या कहोगे, 3 कमाए, कितने पर, 18। 16.67 का क्या हो रहा है उसे, प्रॉफिट। एक और ट्राई कर लीजिए आखिरी समय। if the cost price of 32 article, if the cost price of 32 article is equal to the selling price of 40 articles, 32 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 32 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 32 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इफ सीपी ऑफ 32 आर्टिकल इज इक्वल टू द एसपी ऑफ 40 आर्टिकल्स, 32 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, डिटरमाइन द प्रॉफिट और लॉस इन परसेंट, तब लाभ हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। बताए कितने खरीदे थे बेचारे ने, उतना पैसा निकालने के लिए कितना बेचना पड़ गया, क्या हुआ उसके साथ, 8 वस्तु एक्स्ट्रा घर से बेच रहा है, कितने पर, 40 ही नीचे, क्यों, क्योंकि बेचने की मात्रा, कंसेप्ट नहीं बदलेंगे, आंसर आएगा 20% का इसे लॉस होगा। हो जाएंगे इस टाइप में भी। एक आखिरी टाइप आज का, फिर डाउट भी लेने हैं, लिखना। हाँ टाइप कौन सा चल रहा है, 10 मार्क प्राइस, अंकित मूल्य, मार्क प्राइस अंकित मूल्य, या इसको एमआरपी भी कहते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा कीमत। मार्क प्राइस मतलब जो किसी भी वस्तु पर मार्क की जाती है, अंकित की जाती है, दिखाई जाती है, ठीक है। मुझे बताइए कि जब आप मार्केट में कोई चीज खरीदने जाते हैं और दुकानदार आपको डिस्काउंट देता है, तो डिस्काउंट आपको सीपी पर देता है कि वो जो मार्क प्राइस है उस पर, एमआरपी या जो मार्क प्राइस है उसी पर मिलेगा ना। पहला प्रश्न, एट व्हाट परसेंट अबाउट द सीपी, एट व्हाट परसेंट अबाउट द सीपी मस्ट एन आर्टिकल बी मार्क्ड, क्रय मूल्य की तुलना में, क्रय मूल्य की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक कीमत, कितने प्रतिशत अधिक कीमत किसी वस्तु पर अंकित की जाए। एट व्हाट परसेंट अबाउट द सीपी मस्ट एन आर्टिकल बी मार्क्ड, क्रय मूल्य की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक कीमत किसी वस्तु पर अंकित की जाए, टू गेन 33% प्रॉफिट, ताकि 33% का लाभ हो, आफ्टर गिविंग ए 5% डिस्काउंट, ताकि 33% का लाभ हो 5% की छूट देने पर भी, सो एज टू गेन 33% प्रॉफिट आफ्टर अलोइंग ए 5% डिस्काउंट। मतलब जैसे नहीं होता है कुछ लोग साल भर डिस्काउंट देते रहते हैं, इसका मतलब दाल में कुछ काला है, प्राइस ऑलरेडी क्या होंगे, बढ़ा चढ़ा कर। जैसे आप देखेंगे कि कई बार फ्लिपकार्ट पर ध्यान से देखना, एक आइटम का फोटो खींच के रखना, जब कोई डिस्काउंट नहीं चल रहा है तब वो 40 की मिलेगी, फिर वो कहेगा बिग सेल, पता चल रहा है वो चीज 200 की हो गई और उसको लिख दिया 60% डिस्काउंट, अब वो आपको 60 की मिल रही है, आप खुश है क्योंकि आपको 60% डिस्काउंट, फिर कभी 40 आएगा तो वो प्राइस 150 कर देगा। मतलब रियलिटी में मैनिपुलेट किया जाता है आज के जमाने, क्योंकि अभी रोजी रोटी का सवाल है। तो अब इस पर आइए कि बातचीत हमें कैसे समझनी है इन सवालों में। पहले तो किताबी फार्मूला देख लीजिए। किताबी फार्मूला कहता है कि कभी भी हमें मार्क प्राइस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट 100 माइनस डिस्काउंट। तो जैसे कि हमें बताना है कि क्रय मूल्य से कितने ज्यादा कीमत अंकित की जाए, क्रय मूल्य दिया नहीं तो हम मान लेते हैं कि क्रय मूल्य कितना होगा 100, और कितना प्रॉफिट चाहता है ये महोदय, कितना डिस्काउंट देकर, तो हमने कहा कि 100 इंटू 133 बाय 95, 19 से 5 बार 7 बार कैंसिल हुआ। हम कहेंगे कि मार्क प्राइस कितना परसेंट रखनी चाहिए, 140%। ये उत्तर नहीं है, मार्क प्राइस है। उसने पूछा है सीपी से कितना ज्यादा, तो सीपी कितना माना था, कितना रखना है 140, कितना ज्यादा रखना है, हम कहेंगे कि सीपी से 40% ज्यादा कीमत मेंशन करिए, आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। ये किताबी तरीका है, किताबों में फार्मूला होता है मार्क प्राइस इज इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट बाय 100 माइनस डिस्काउंट। आइए डायरेक्ट देखते हैं जो हमारा तरीका है, कोई फार्मूला नहीं। मुझे बस इतना बताओ, इस दुकानदार के पास आप गए, आपको उसने कहा कि आप हमारे पुराने कस्टमर हैं, केवल आपके लिए 5% का डिस्काउंट, मतलब आपसे वो उस मार्क प्राइस का कितना परसेंट डिमांड कर रहा है, 95%। मतलब वो आपको कह रहा है कि महोदय आप केवल मार्क प्राइस का कितना दे दीजिए, 95%। लेकिन इसके अंदर लड्डू फूट चुका है, उसको पता है आप इतना ही दीजिए, मेरे लिए वो कितना है। क्यों, क्योंकि दुनिया में लाभ हानि सीपी पर होती है, तो उसने अंदर के अंदर गणित लगा दिया कि मेरे लिए तो ये 133% है। इसका मतलब अगर 95 133 है तो इस बदमाश ने क्या खेल करके रखा हुआ है, 19 से कैंसिल किया, 5 बार 7 बार, उसने ऑलरेडी कीमत 140% रखी हुई है, मतलब सीपी से 40% ज्यादा बढ़ा कर रखा। दूसरे तरीके में कोई फार्मूला नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है। 5% का डिस्काउंट मतलब 95% एमआरपी का पे कर रहे हैं, उसको पता है कि कितने के बराबर है 133। क्यों,
क्योंकि 33% का तब भी उसको प्रॉफिट होना चाहिए था, मतलब 100% देख लेते, टोटल एमआरपी कितनी रखनी होगी, टोटल एमआरपी 140% रखनी होगी। प्रश्न ये नहीं था कि एमआरपी कितनी हो, प्रश्न ये था कि सीपी से कितनी ज्यादा होनी चाहिए। हमने कहा सीपी 100 है तो 40% ज्यादा होनी चाहिए। हम कहेंगे कि वो अपने एमआरपी को सीपी के कंपैरिजन में 40% बढ़ा चढ़ा कर। वैसे मैं आपको सच बताऊं कि मतलब अगर ऐसा सवाल मेरे पास आ जाए तो मैं वो कोई दोनों मेथड ही पसंद नहीं करता, सीधा उत्तर आ जाता है। ऑप्शंस भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, केवल फास्ट स्पीड है कैलकुलेशन। जैसे 40 कहां बढ़ा चढ़ा कर लिखा होगा, 100 का कितना हो गया 140, 140 का 10% होता 14, 5%, 7 रुपए हटा दो, कितना आया उसके हाथ में 133, 133, मतलब अभी भी उसको कितना मिल रहा है 33% ज्यादा। चलिए भैया गलत है, ये अच्छा तरीका है, ये बहुत बढ़िया तरीका, इसी को यूज करेंगे हम लोग। ट्राई करिएगा, फिर से ट्राई करिए। एक और सवाल, एट व्हाट परसेंट अबाउट द सीपी मस्ट एन आर्टिकल बी मार्क्ड, क्रय मूल्य की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक कीमत, क्रय मूल्य की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक कीमत किसी वस्तु पर अंकित की जाए। एट व्हाट परसेंट अबाउट सीपी मस्ट एन आर्टिकल बी मार्क्ड सो एज टू गेन 20% प्रॉफिट, ताकि हमें 20% का लाभ हो, सो एज टू गेन 20% प्रॉफिट आफ्टर अलोइंग 20% डिस्काउंट, ताकि हमें 20% का लाभ मिले 20% की छूट पर। लाल कमरे में हो तो पीछे वाला लाल, जीवन का आनंद ले रहे हो तुम तो बेटा। किसी वस्तु पर कितना प्रतिशत क्रय मूल्य की तुलना में अंकित किया जाए ताकि 20% की छूट देने पर भी 20% का लाभ, 50% ज्यादा कीमत। बताइए कितना डिस्काउंट दे रहा है इस बार, मतलब एमआरपी का कितना पे कर रहे हो। 80% एमआरपी अगर 120% सीपी के बराबर है तो 100% एमआरपी कितने के बराबर होगा, 40 से 2 बार, 40 से 3 बार, आंसर आ जाएगा 150%, मतलब 50% हायर प्राइस, 50% अधिक कीमत अंकित की जाए। कर पाएंगे? एक और ट्राई कर लीजिए। अगर एग्जामिनर चाहे तो चीजें बिगाड़ भी सकता है, वो कहेगा 60% हमने प्राइस हायर रखा है, फिर 20% डिस्काउंट दिया है, बताओ कितना प्रॉफिट हो रहा होगा। लिखना, एन आर्टिकल इज मार्क्ड 60% अबाउट द सीपी, एक वस्तु पर क्रय मूल्य की तुलना में 60% अधिक कीमत अंकित की जाती है। एक वस्तु पर क्रय मूल्य की तुलना में 60% अधिक कीमत अंकित की जाती है। एन आर्टिकल बी मार्क्ड 60% अबाउट द सीपी एंड सोल्ड एट 20% डिस्काउंट, और उसे 20 और उस पर 20% की छूट दी जाती है। एंड सोल्ड एट 20% डिस्काउंट, और उस पर 20% की छूट दी जाती है। फाइंड द प्रॉफिट इन परसेंट, अब लाभ प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। बिल्कुल घटिया सवाल है, मतलब 1 सेकंड का आंसर होना चाहिए, कोई फार्मूले की जरूरत ही नहीं इसमें तो। अरे कैसी बातें कर रहे हैं, पाप लगेगा तुम लोगों को। माना कि सीपी कितना था, सीपी कितना था 100 रुपए, कितनी कीमत बढ़ा चढ़ा कर लिखी 60%, मतलब कितना हो गया, डिस्काउंट किस पर दोगे, एमआरपी पर। कितना डिस्काउंट दे रहे हो, 10% कितना होगा 160 का, तो 20% माफ हो गया, कितना हाथ में आ रहा है, जबकि रियल प्राइस कितना था, कितना हाथ में आया, कितने परसेंट का प्रॉफिट। कोई जरूरत ही नहीं मतलब किसी फार्मूले। 100 रुपए की चीज 60% बढ़ाकर लिखी तो 160 की हो गई, 20% डिस्काउंट दिया तो 160 पर 32 रुपए डिस्काउंट, हाथ में 128 आया, मतलब 28 का प्रॉफिट उसे अभी भी हो रहा है। ये सवाल अब मेरे हिसाब से तो कागज पेन की जरूरत नहीं, मुझे बताओ 40% प्राइस बढ़ाकर रखा था, कितना हो गया, मतलब 10% डिस्काउंट दे दिया, कितना कमाया 26%। 30% प्राइस बढ़ाकर लिख दिया 130, 10% डिस्काउंट, कितना कमाया 17%। 50% प्राइस बढ़ाकर लिखा और 30% डिस्काउंट दे दिया, 5% गंदे लियो। अरे 100 का 50 बढ़ाकर रखा हुआ 150, 150 का 30%, 30%, 15 15 15 45 डिस्काउंट, 5% का प्रॉफिट उसे अभी भी हो रहा है। 20% बढ़ाकर रखा और 20% डिस्काउंट हवाबाजी में दे दिया, 4% का लॉस हो जाए। कर पाएंगे ऐसे सवाल? बिल्कुल सिंपल सवाल है ये, बहुत आसानी से हो जाने चाहिए। तो कल हम देखेंगे इसके आगे की बातचीत, अभी जाना नहीं है। आज एलसीएम एचसीएफ की शीट तो खत्म कर देते हैं, ठीक है, पहले एलसीएम एचसीएफ कर लेते फिर परसेंटेज, क्योंकि आज एलसीएम एचसीएफ बोला था मैंने शायद फ्राइडे। एलसीएम एचसीएफ हुई नहीं अभी तक, अरे हम कल प्रॉफिट लॉस खत्म हो जाएगा, हो गया ना एलसीएम एचसीएफ। बताइए 1 से लेकर 10 तक में, एलसीएम एचसीएफ में 1 से लेकर 10 तक में पूरे हो गए हैं, कोई डाउट नहीं है 1 से लेकर 10 तक में। क्वेश्चन नंबर 7वां एलसीएम एचसीएफ में, 7 से पहले दूसरा डाउट नहीं आया किसी को? कितने लोगों ने शीट नहीं लगाई अभी परसेंट? अद्भुत, एलसीएम एचसीएफ की नहीं लगा पाए, परसेंटेज कर लो, परसेंटेज पूरा है सभी का। कितनी शीट हो गई थी परसेंट में? 60, 60 तक हो गए थे ना, फिर कितने क्वेश्चन है उसमें परसेंट में, और भी क्वेश्चन है? अरे बेशरम मार खाओगे, आखिरी के 10 सवाल तो आराम से हो जाने चाहिए फिर। और मैं, मुझे जितना याद आ रहा है कि मैंने फ्राइडे परसेंटेज के साथ साथ पजल भी कहा था।
रीजनिंग की बताओ, पजल से शुरू कर लेते हैं। किताबों वाला सवाल कह रहे हैं आप, ज्योग्राफी हिस्ट्री की इतनी किताबें हैं। परसेंट में, परसेंट में बताइए आखिरी के 10 सवालों में। 67, 67 से पहले 60, 67 से पहले कोई डाउट नहीं है। 63, 63 से पहले, ठीक है 63 पढ़िए। 6 प्रश्न पत्र में बैठता है, ठीक, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है कोई नहीं। एवरेज कितना आ गया? 7.5। एवरेज सबको जोड़कर 6 से डिवाइड। तो मुझे बताओ कि वो एवरेज से कितने पेपर में कम और कितने में ज्यादा है? 3 में कम और 3 में ज्यादा है। यही पूछा है कि एवरेज में किससे कितने ज्यादा और किसमें कम है। अरे तो बहुत घटिया सवाल था, वो नंबरों की जरूरत भी नहीं है उसमें तो। फिर 67 पढ़ो, प्रश्न पढ़ो पूरा। 66 भी, पहले 63 में प्रश्न पढ़ो, प्रश्न की आखिरी लाइन पर गौर करो। कितने परसेंट से? 60% से कम। आइए जरा देख लीजिए, 60%, ये सभी 100 नंबर के हैं तो 7.5 मतलब 75% हो जाएगा। तो इधर 3 में ज्यादा, उसका एवरेज भी तो वही बताया ना उसने। बताइए 66 या 67? 66 पढ़िए, डाउट ऑनलाइन में 66 कह रहे हैं। क्या है प्रश्न? नहीं 66 कह रहे हो। हाँ हाँ, ये सवाल कठिन है, ये होना चाहिए डाउट। ये सवाल रियल में टेबल बनाना पड़ेगा, देखिएगा यूपीएससी ने सच में कठिन सवाल बनाया था मेरे हिसाब से। केवल शीट में रियल में केवल यही सवाल थोड़ा सा कठिन है। 30,000 से कम कमाने वाले लोग, 30,000 से 1,00,000 तक कमाने वाले लोग, 1,00,000 से 2 या 3 दिया देख लेना। बताइए, जानकारी बताइए, टेबल बनाते जाए। 6% जो फैमिलीज है वो एक वर्ष में 2,00,000 से अधिक कमाते हैं, ये 2,00,000 से ज्यादा वाले 6%, ठीक है। 12% लोग 30,000 से कम कमाते हैं, यही है ना। फिर अब जरा ध्यान से देखना, 1,00,000 से ज्यादा कितने लोग कमा रहे हैं? 22, जिसमें 6% कौन है? इसका मतलब 16% कौन होंगे? जो 1,00,000 और 2,00,000 के बीच के थे, ठीक है। फिर वो बदमाश ने नंबर दे दिया यहां पर कि 30,00,000 से 1,00,000 के बीच के लोग 990 है। टोटल कितना परसेंट होगा? 100। 12 और 16 और 6, 44% लोग ये आंकड़ों में आ गए, तो ये कितना परसेंट हो गया? ये 34 है, तो ये कितना हो गया? मतलब तुम्हें बता दिया कि 66% कितने के बराबर है। क्या पूछा उसने? 1 से 2,00,000 के बीच में 16%। बढ़िया प्रश्न था ये, मतलब ये रियल में कठिन सवाल कहूंगा मैं। 11 से 3 से कैंसिल किया 2 बार, या 6 से कैंसिल किया डायरेक्टली, तो यहां जाएगा 240 परिवार ऐसे हैं जो 1 से 2,00,000 के बीच में कमाते हैं। ये थोड़ा कठिन सवाल रियल में इसलिए भी क्योंकि एग्जाम हॉल में इतना बारीकी से समझ में आ जाना जानकारी के आधार पर कठिन है। कठिन सवाल की सीरीज को स्किप करने के लिए हम कह सकते हैं कि छोड़ देना इसको। हाँ, तो क्योंकि ऑब्वियसली एग्जाम हॉल में इतना टेबल दिमाग में नहीं आएगा। फिर 67 पढ़िए। इधर देखो, एक शहर में 40% पुरुष और 30% महिला, मतलब 70/2, 35% लोग मैरिड है, क्योंकि सब, उसने कहा ना कि एक ने 2 शादियां नहीं की, सब अलग अलग है, तो 35% ओवरऑल मैरिड है। क्या पूछा है? अरे 50% पुरुष 50% महिला है, क्योंकि उसने बराबरी को मानते हुए आंसर दिया। वो बुरा लगा होगा इतनी जल्दी आंसर आ गया। 40% पुरुष और 30% महिलाएं शादीशुदा है, तो शादीशुदा में 50% पुरुष होंगे, मतलब जनसंख्या में 50% आबादी पुरुषों की, 50% आबादी महिलाओं की। 50 में 40, 40 मतलब 20 हो जाएंगे, और 50 में 30, 15 हो जाएंगे, तो 20 और 15 35 लोग शादीशुदा। ये उसने उनके प्रश्न में, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वो बताते कि अलग अलग आबादी, सेक्स रेशियो देना पड़ता फिर उनको। अगर वो सेक्स रेशियो नहीं दे रहे तो इक्वल मान रहे हैं। डी डी उसको सुधार दीजिए, 35। 67 के बाद 70 भी है, 71 भी है, 68 भी है। बताओ 68 में, 68 नहीं डाउट? फिर बताओ ना, 68 पढ़ो ना। एक कार खरीदी, फिर अरे अच्छे से प्रॉपर पढ़ो ना। एक व्यक्ति ने एक कार 3,60,000 रुपए, 3 लाख की है, 3 लाख में खरीदी, ठीक है। 20% की हानि में बेचा, मतलब 2,40,000 में बेचा। कुछ मिस्टेक है भी क्वेश्चन में, ऐसा है क्या? ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया कि 3 लाख में, ऐसा है ना प्रश्न की। इसका मतलब 3,80,000 है, तो 100% कितना होगा? 100 × 3 सॉल्व कर दें। हाँ, मतलब जो भी आंसर आएगा, क्योंकि उसने 3 लाख में खरीद कर बेची और उसे 20% का लॉस हुआ, मतलब वो 3 लाख उसके लिए 80% है। ये तो अपना टाइप 1 ही था। फिर 71, अरे ऐसे पाप लगेगा, ऐसे सवाल पूछ रहे हो। ए और बी स्टील के खंड हैं, यदि बी को ए के ऊपर रखा जाए, यही तो बढ़ गया 60 से, माना ये 100 था, तो ये कितना हो गया? 60, यही हुआ ना। अब अगर हटा देंगे तो कमी कितने पर मानी जाएगी? 160 पर। कितने की? 60 की। 0 से 0 कैंसल, 3 बार, 8 बार, 25, 2, 75/2 मतलब 37.5% की कमी हो जाएगी। देखो बढ़ा वो 100 पर,
लेकिन घटा वो 160 ओवरऑल पे ना। जैसे वो अभी आज का ही सवाल, एक व्यक्ति ने अपनी कीमतें बढ़ा चढ़ा कर रख दी 60%, फिर डिस्काउंट दिया तो 60 बढ़ा दी, फिर 60 हटा रहा है, तो अब वो 60 160 पर कम होगा, हो जाएगा। और पूरी शीट में 70, अब 71 के बाद 70 पढ़िए, 70 पढ़िए, इधर देखो, पहले दिन मतलब कुछ लोग मुंबई गए हैं, पहले दिन 80% खरीदारी के लिए गए, और फिर 50 कैसे पर्यटन के लिए जाएंगे? ठीक है 50 कॉमन के साथ चल रहा है, ठीक है, पहले देखने प्रश्न पढ़ो जरा। 10%, अरे x प्लस वाई वाला है, फिर वो सॉरी x प्लस वाई माइनस जेड वाला, तो 80 प्लस 50 टोटल कितना हुआ 140। लेकिन जाने वाले लोग केवल, अरे 90 ही थे ना जाने वाले, क्योंकि 10 तो होटल में ही थे, तो कितना ज्यादा आ रहा है 90 से 50, मतलब ये 50% लोग कौन है जो दोनों काम करने गए। 80 और 50 130 ना, 130 लिखा है मैंने, 130 आ गए, और जाने वाले लोग केवल 90 क्यों लिए, 100 क्यों नहीं ले रहा हूं मैं, 10 तो घर पे ही रुके हैं, तो कितना कॉमन से ज्यादा आ रहा है 90 से ज्यादा, मतलब ये 40 लोग कौन है जो केवल भटक रहे हैं, कभी खरीदारी करने जा रहे हैं या पर्यटन करने जा रहे हैं। ये तो टाइप अपना x प्लस वाई माइनस जेड से हो जाना चाहिए, और पूरी शीट में वो ज्यादा वो नहीं, टाइप में हो सकता है कोई इशू, दो कथन दिए उसके आधार पर भी बताना है, ठीक है हो जाएगा। तो हम ये मान के चले कि परसेंट में आपका कोई डाउट नहीं रहा है, कभी भी अब डाउट नहीं आ सकता है। आप थोड़ा सा शीट सीरियस करिए, कुछ लोग जो चले जा रहे हैं, अब क्या है कि मैं मुंह पर कहूं कि बेशरम है तो अच्छा नहीं लगेगा, कुछ लोग कहेंगे कि सर आपको मुद्राएं दी है, बेइज्जत करने के लिए थोड़ी दी है, तो थोड़ा सीरियस हो जाइए। मतलब अभी हमारा टॉपिक गिना दूं मैं, नंबर सिस्टम खत्म, परसेंटेज पूरा खत्म, एलसीएम एचसीएफ खत्म, कल प्रॉफिट लॉस 5 ही टाइप बचे बस, अब कल ये खत्म हो जाएगा, और आप अभी एलसीएम एचसीएफ शुरू करेंगे, और मैं अगला टॉपिक टाइम एंड वर्क शुरू करूंगा। टाइम एंड वर्क 2 दिन का टॉपिक है बस, 2 दिन में वो खत्म हो जाएगा। टाइप सिस्टम 1 दिन का है, फिर मैं आ जाऊंगा टाइम एंड डिस्टेंस या एवरेज वाले टॉपिक पर, फिर उसके बाद सिलेबस और तेजी से बढ़ता जाएगा, तो आपके पास टाइम बहुत रहता है। शीट सॉल्व करिए, मैं बता दूं एक बार मास्टर गायब हुआ कि फिर आसानी से मिलने वाला नहीं है। तो अभी कैसा है कि भाई मैं भी फुर्सत में हूं, आप डाउट पूछ रहे हैं, मैं बता सकता हूं। कल हम पजल की शीट सॉल्व करेंगे, एलसीएम एचसीएफ भी कर लीजिए, और कल पजल पहले रीजनिंग देख लेंगे डाउट में,